Hello, everybody. Welcome to the CA Final Direct Taxes and International Taxation का स्पेशल रिवीजन सीरीज जिसमें हम बुलेट स्पीड में रिवाइज करने वाले टीडीएस जैसा चैप्टर। सबसे पहले सर इस चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड रिफंड। इसमें सबसे मेजर पोर्शन टीडीएस है, लेकिन एग्जाम में आपको टीसीएस पे भी टीडीएस जितना ही फोकस देना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैक्स डिडक्टेड सोर्स। सर दो टर्म्स आती हैं, एक आता है सर डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। जो पेमेंट करते टाइम में टीडीएस डिडक्ट करता है वो डिडक्टर हो जाता है। और सर डिडक्टिव जिसको पेमेंट किया जा रहा है, जिसका टीडीएस काटा जा रहा है, सर उसको डिडक्टिव बोला जाता है। सर डिडक्टर को हम पेयर भी बोलते हैं, डिडक्टिव को हम पे भी बोलते हैं। सर टीडीएस काटने की लायबिलिटी कब आती है? कहता है टीडीएस की लायबिलिटी ना अर्लियर ऑफ टू, सर या तो पेमेंट के टाइम पे या तो क्रेडिट ऑफ अकाउंट पे चेक विचएवर इज अर्लियर, या तो जब आप एक्चुअल पेमेंट कर देते हो, या तो सर अकाउंट सा क्रेडिट कर देते हो ना पे का, उस केस में लायबिलिटी आ जाती है विचएवर इज अर्लियर केस में। लेकिन दोस्त ध्यान देना, इन 8 केसेस में ना सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम पे लायबिलिटी आती है, व्हिचएवर इज अर्लियर में लायबिलिटी नहीं आती। कौन-कौन से 8 सेक्शन है? सैलरी में आता है ऐसा। उसके अलावा सर ईपीएफ का पेमेंट 192 में एक्यूमुलेटेड बैलेंस का जो पेमेंट करते हो, या फिर सर डिविडेंड का पेमेंट करते हो 194 में, या फिर सर आप विनिंग्स का पेमेंट कर देते हो 192 बी की, 192 बीबी की, या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग की अगर विनिंग का करते हो। सर मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 194 डीए में अगर आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर सर कॉम्पेंसेशन ऑन लैंड एक्विजिशन 194 एलए में अगर आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर सर कैश विड्रॉवल में अगर आप पेमेंट कर रहे हो, इस केस में पेमेंट टाइम पे आ जाती है। या फिर 194 आर में परक्विजिट्स का पेमेंट कर रहे हो, इन केसेस में आपके ऊपर लायबिलिटी पेमेंट के टाइम पे आ जाती है। अदरवाइज सर बुक क्रेडिट या फिर पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर में आ जाती है। सुनना ध्यान से। सर टीडीएस के रेट्स क्या होते हैं? सर सैलरी के लिए, सर एनआर या फिर फॉरेन कंपनी के लिए, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका टीडीएस 194 पी में कट जाता है, इनको छोड़ के ना सबके लिए स्पेसिफाइड रेट है, सेक्शन में प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, उसी रेट से आपको टीडीएस काटना है। इन 3 सेक्शंस में वेरिएबल रेट से टीडीएस कटता है, जो भी इनकम रहती है उस बेसिस पे टीडीएस कट जाता है। सुनना ध्यान से। अगर यहाँ पे पेयर है, सर पेयर ने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, सर पेयर ने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, तो सर पेई के ऊपर ना सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। लेकिन सर अगर पेयर ने डिडक्ट नहीं किया ना, तो ये पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो टैक्सेस भर दे। सर लेकिन अगर पेयर ने डिडक्ट कर दिया, सर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, उस केस में सर पेई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेई अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज है, पेई को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं आती। सर टीडीएस को ना कभी भी जीएसटी कंपोनेंट पे नहीं डिडक्ट करना होता, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट होता है। ओके जी, तो सबसे पहले चालू करेंगे सेक्शन 192 सैलरी का, जहाँ पे सर बोलते हैं कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को अगर पेमेंट कर रहा है ना सैलरी का, भले वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, सर स्लैब रेट से टीडीएस काटने वाला है। इस चीज का ध्यान देना। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है सर? अगर किसी की 7 लाख की सैलरी है, 7 लाख पे जो भी स्लैब रेट से टैक्स आ रहा है वो, उसमें से दूसरे किसी सेक्शन में टीडीएस काट रखा है सर वो, किसी कोई सर डिडक्शन है उसके यहाँ सर वो माइनस करने के बाद, वो सर रिलीफ है वो माइनस करने के बाद जो टैक्स पेबल आ रहा है ना सर, उस उतने अमाउंट का आपको टीडीएस काट के चलना है। सर कहता है कि अगर एम्प्लॉयी चाहे ना, जिस सेक्शन में टीडीएस कटवाना चाहे, सर या तो 115 बीएससी में टीडीएस कटवा ले, बीएससी के अकॉर्डिंग टीडीएस करवा ले, या इससे ऑप्ट आउट करवा ले, ये साल के स्टार्टिंग में एम्प्लॉयी को बताना पड़ जाएगा। सर एम्प्लॉयी उसका सारा का सारा सारी की सारी इनकम को कंसीडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। ध्यान देना सर, डिडक्शन भी कंसीडर करेगा और सर लॉसेस भी कंसीडर करेगा, लेकिन लॉसेस कौन से? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कंसीडर करेगा, बाकी कोई भी लॉसेस वो कंसीडर नहीं करेगा। सर कोई भी अगर डिडक्शन है ना एम्प्लॉयी की, वो डिडक्शन की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ जाएगी एम्प्लॉयर को। अगर डिडक्शन की डिटेल फर्निश नहीं करता ना सर, उस केस में टीडीएस नहीं काटेगा वो। ठीक है। सर अगर कोई एरियर्स इन सैलरी मिल रही है ना सर, उसका टीडीएस काटा जाएगा 89 की रिलीफ काटने के बाद। सी इंटरमीडिएट का टॉपिक आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर मिल गया तो ठीक है। सर याद रखना सर, अगर कोई ना एम्प्लॉयर सर बियर करता है सर एम्प्लॉय का सर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, सर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स बियर करता है, सर इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स भी एम्प्लॉयर भर देता है। सर क्या करेंगे सर, एम्प्लॉयर के हाथ में ना ये सर नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस बन जाता है। सर एम्प्लॉय के हाथ में सर ये इनकम एग्जेम्प्ट बन जाती है, प्लस सर इसको ना इसके ऊपर टीडीएस क्रेडिट भी मिल जाता है। ये चीज आपने पढ़ी हुई थी क्लास में। सर उसके अलावा सर अगर आप किसी एक से ज्यादा एम्प्लॉय के यहाँ काम करते हो ना, तो सर पुराने एम्प्लॉयर की डिटेल नए एम्प्लॉयर को दे दोगे, ताकि करस्पॉन्डिंगली वो प्रोपोर्शनेट टीडीएस आपका काट सके। उसके अलावा कहता है ना कि अगर सर फर्म अगर अपने पार्टनर को टीडीएस पे करती है ना, पार्टनर को सैलरी पे करती है, सर उस केस में 192 में टीडीएस नहीं कटेगा, सर 194 टी में और फाइनेंशियल ईयर सर 1/4/2025 के बाद कटने वाला है, उससे पहले आपका वैसे भी नहीं कटने वाला। और लास्ट में कहता है अगर टिप टू वेटर अगर आप दे रहे हो तो सैलरी नहीं होती, उस पर कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती। दिस वाज ऑल अबाउट 192। सर ये बुक कहाँ से मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल पे मैंने बुक दे रखी है, बहुत सुंदर तरीके से पूरी तरह से फ्री कर रखी है। आपको जो चाहिए पूरी बुक में पूरी चीजें लाइन से कवर कर रखी है। आप एक बार इसको रेफर करो, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा आपको। सर 192 ए क्या बोलता है सर? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईयर। सर अगर कभी भी ना कोई भी पेयर है सर एक्यूमुलेटेड बैलेंस से कोई पैसे निकाल रहा है, सर निकालने में जिससे निकलवा रहा है ना सर, वो टीडीएस काटेगा। किसका टीडीएस काटेगा? किसी एम्प्लॉय का, सर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। अगर सर पीएफ का बैलेंस 50,000 ज्यादा का है ना, उस केस में 10% इससे टीडीएस काट के पेमेंट करने वाला है।
सर कोई भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, सर डिबेंचर्स बॉन्ड, सर कोई भी पेयर हो सर, रेसिडेंट पे को अगर पेमेंट कर रहा है ना सर, किसका इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लाइक या फिर सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, तो 10% टीडीएस काटेगा। लेकिन सर नो टीडीएस इन दीस 4 केसेस। सर कहता है अगर कभी भी ना कोई पेयर सर पेमेंट कर रहा है किसी को, एलआईसी को या जीआईसी को पेमेंट कर रहा है, या फिर सर किसी ऐसी सिक्योरिटीज पे पेमेंट कर रहा है सर जो कि सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, या फिर सर डीमैट में हेल्ड की हुई सिक्योरिटीज है, उसमें टीडीएस नहीं काटना। उसके अलावा सर कहता है किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहा है सर जिसने, जो कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है सर, उसको पेमेंट भी कितना किया गया सर, अप टू 5000 किया है सर। उसके अलावा पेमेंट जो किया है ना सर, अकाउंट पे चेक सर, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब के थ्रू पेमेंट कर रखा है, उस केस में भी टीडीएस नहीं काटना। और लास्ट में कहता है ना सर 54 ईसी के जो दो सिक्योरिटीज होते हैं, पीएफसीएल आईआरएफसीएल, इसका जब भी आप पेमेंट करोगे ना उस केस में भी आपको टीडीएस नहीं काटना, इस केस में भी टीडीएस नहीं काट के चलना। 94 क्या बात करता है, डिविडेंड। सर डिविडेंड का याद करो सर, मैंने आपको बताया कि डिविडेंड का पेमेंट करते हुए टीडीएस काटना है आपको, क्रेडिट के टाइम पे नहीं काटना। सर कैसे टीडीएस कटेगा, सुनना ध्यान से। सर जब कभी डोमेस्टिक कंपनी सर किसी रेसिडेंट पर्सन को अगर डिविडेंड दे रही ना, 10% से टीडीएस काटेगी सर, लेकिन दो केसेस में टीडीएस नहीं काटेगी सर। कब, अगर सर एलआईसी जीआईसी को दे रही है ना सर, तो उस केस में नहीं काटेगी। सेकंड चीज, अगर पेमेंट डिविडेंड का कर रही है सर इंडिविजुअल को सर, अदर देन कैश सर, अगर अदर देन कैश अप टू 5000 तक का डिविडेंड पे कर रही है ना, उसके से 5000 तक के अमाउंट पे डिविडेंड नहीं काटना। अगर 5000 के ऊपर पेमेंट करी तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस काट देना है। ठीक है। सर ये छोटा-सा अमेंडमेंट है सर, अगर कोई कह रहा है ना कि अगर टैक्स, अगर कोई भी 194 में अगर कोई सर यूनिट ऑफ आईएफएससी जिसका बिज़नेस सर लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट है ना, अगर वो डिविडेंड दे रही है सर, उस केस में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। रेलेवेंट बहुत कम है आपके लिए, एग्जाम में चांसेस कम है, बहुत कम पूछे आपसे। 194 ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा हाईजैकर्स। हाईजैकर्स मतलब क्या होता है सर, इसमें पेयर के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पेयर को कैसे पकड़ोगे आप सर, कौन टीडीएस काटेगा? सर कहता है पहले इंडिविजुअल को पकड़ो, एचयूएफ को पकड़ो। सर इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर सर लेसर देन 1 करोड़ है सर, या फिर ग्रॉस रिसीट्स सर लेसर देन 50 लाख रुपए सर, इनको हटाओ। इनके अलावा जो बच जाते हैं, इनके अलावा जो बच जाते हैं ना, ये पेयर बन जाएंगे सर। टीडीएस किससे काटेंगे? रेसिडेंट पर्सन को काटेंगे। कितने रेट से काटेंगे? 10% से टीडीएस काट लेंगे सर। नो टीडीएस हो जाएगा किस किस सेक्शन में, सुनो ध्यान से बाबू, नो टीडीएस इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। किसका किसका टीडीएस नहीं काटेगा सर? अगर इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट है तो कोई टीडीएस नहीं काटना अपने को। सर कहता है अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट है ना, उसमें भी टीडीएस नहीं कटने वाला। सर अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कोई टीडीएस नहीं काटना। उसके अलावा सर अगर बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, या फिर एफडी पे या फिर आरडी पे सर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 तक का, उस पर टीडीएस नहीं है। सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है ना, तो उसके लिए 40,000 की जो लिमिट है ना सर, ये कट के 50,000 बन जाएगी। 50,000 के अमाउंट तक तो कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। उसके अलावा कहता है सर किसी भी और पर्सन से किसी अनसिक्योर्ड लोन से अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है सर, इंटरेस्ट के पेमेंट पे 5,000 तक के अमाउंट पे टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती आपको। तो सर कहता है इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड पे भी आपको टीडीएस नहीं काटना। और सर लास्ट में कहता है ना कि अगर आप किसी बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ना, उस केस में भी टीडीएस नहीं काटना। ध्यान देना एनबीएफसी इसमें कवर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ना अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट दे रही है सर, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरे कोऑपरेटिव को इंटरेस्ट दे रही है ना सर, अदर अदर कोऑपरेटिव को इंटरेस्ट दे रही है ना सर, उस केस में इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटना। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सर अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर सर ग्रेटर देन 50 करोड़ का है ना, और इंटरेस्ट पेमेंट इज ग्रेटर देन 40,000 रुपीज टू पर्सन और 50,000 रुपीज टू सीनियर सिटीजन, उस केस में ना सर टीडीएस काटने की लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी आ जाएगी। सर कहता है अगर इंटरेस्ट पेमेंट सर कोऑपरेटिव बैंक किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कर रहा है ना, बैंक टीडीएस नहीं काटेगा सोसाइटी का। उसके अलावा सर कहता है अगर कभी भी आपका कोई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के कारण सर कॉम्पनसेशन मिल रहा है, तो उस कॉम्पनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है सर, उस इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं होने वाला। और लास्ट में कहता है ना सर, अगर सीजीएस अकाउंटिंग स्कीम में, सीजीएस अकाउंटिंग स्कीम में अगर डिपॉजिटर सर मर गया सर, डिपॉजिटर की डेथ हो गई, तो डेथ से पहले वाला अमाउंट सर किसके हाथ में टीडीएस डिडक्टेबल होगा? डिपॉजिटर के हाथ में। डेथ के बाद सर लीगल हायर के हाथ में टीडीएस काट लिया जाएगा। सर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू प्रोविजनिंग अकाउंट ऑन डेली और मंथली बेसिस फॉर मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस, सर अगर डेली बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है सर इंटरेस्ट फॉर मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस, आपको एक्चुअली पेमेंट नहीं कर रहा, तो सर उस मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो भी इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, उस पर भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी बैंक को नहीं आती है। एक और चीज का ध्यान देना, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इज टू बी डिडक्टेड ब्रांच, सर बैंक वाइज, ब्रांच वाइज नहीं। सर ये जो 40,000 की और 50,000 की सर एफडी की लिमिट थी सर, ये आपकी लिमिट ना बैंक वाइज है एंड नॉट द ब्रांच वाइज, इसका आपको ध्यान देके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ सर, 194 बी क्या बोलता है सर? विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, या फिर 194 बी भी बोलता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, बड़े बाजीगर लोग। सर कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है ना सर, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को सर 30% से टीडीएस काटेगा।
किसी भी विनिंग्स का पेमेंट कर रहा है ना सर, तो 30% से टीडीएस काटेगा। सरकार क्या बोलती है सर, नो टीडीएस इफ विनिंग इज मोर देन 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर 10,000 से ज्यादा की कोई विनिंग है ना, उस केस में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती। सर 10,000 से ज्यादा की है ना, तो ही टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है, उससे कम में नहीं आती लायबिलिटी। उसके अलावा कहते हैं सर सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। और सर अगर विनिंग्स कोई कैश है, फॉर एग्जाम्पल विनिंग में ऑडी दे रहे हो आप, तो सर विनिंग्स आप तभी रिलीज करोगे जब सामने वाले ने आपको टीडीएस का पेमेंट कर दिया है, या फिर आप अपने जेब से टीडीएस का पेमेंट कर दो। लास्ट में कहता है टीडीएस को ना आपको ग्रॉस बेसिस पे काटना है। सर फॉर एग्जांपल कार जीती मैंने, कार जीती सर, मेरा कार पे टीडीएस डायरेक्टली कटेगा, भले मैंने अब तक कितना ही लॉस कर लिया हो, सर टीडीएस ग्रॉस बेसिस पे कटने वाला है। सर 194 बीए इज इंपॉर्टेंट। सर ऑनलाइन गेमिंग में सर टीडीएस कैसे कटता है? सर ऑनलाइन गेमिंग्स में आपके ऊपर जितनी भी नेट विनिंग्स है ना, ध्यान से सुनना, जितनी भी नेट विनिंग्स हो रही है ना, उस नेट विनिंग्स में आपसे देखेंगे कितना विड्रॉ कर रहे हो, क्या डिपॉजिटेड अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, क्या डिपॉजिटेड अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो? सरकार कहती है अगर डिपॉजिटेड अमाउंट से जितना ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, उस पे 30% टीडीएस काटते चलेंगे। इससे रिलेटेड एक बार कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद फिर एक एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। एनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सर अगर किसी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है ना, सर 30% से टीडीएस काटेगा। सर कैसे टीडीएस काटेगा, सुनना ध्यान से। TDS will be deducted at the time of withdrawal from the user account and at the end of the financial year on the remaining amount of net winnings. सर नो TDS on withdrawal अगर नेट विनिंग 100 रुपए पर मंथ तक की है, और सर कहता है अगर अगर विनिंग्स इन काइंड की है तो गेमिंग प्लेटफॉर्म को रिलीज तभी करना है वो एसेट जब वो इंश्योर कर ले कि टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। इससे एक एग्जांपल जल्दी ध्यान से सुन लो, इसका एक एग्जांपल जल्दी ध्यान से सुन लो, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा आपको, ऐसा एग्जांपल होगा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सर विनिंग्स हुई, सर विनिंग्स क्या, सर ओपनिंग डिपॉजिट हुआ, सर ओपनिंग डिपॉजिट हुआ 1,000 रुपए का, सर बैलेंस कितना हुआ, 1,000 रुपए डिपॉजिट्स। सर उसके अलावा सर एक और चीज क्या करना है सर, हमने हमको विथड्रॉवेबल नॉन विथड्रॉवेबल बोनस मिला, नॉन विथड्रॉवेबल बोनस मिला। सर कितना मिला, सर मिला अपने को 500 रुपए का, टोटल बैलेंस हो गया 1,500। सर प्लस विथड्रॉवेबल बोनस मिला, विथड्रॉवेबल बोनस हमको कितना मिला, विथड्रॉवेबल बोनस कितना मिला, 600 रुपए का मिला, हमारा बैलेंस हो गया 2,100। सर इसके अलावा अपने को क्या मिला, अपने को मिला फॉर एग्जाम्पल अपने को सर विनिंग्स हो गई। सर विनिंग्स कितने की हो गई, अपने को विनिंग्स हो गई सर 2,000 रुपए की विनिंग्स हो गई, बैलेंस हो गया 4,100। सर उसके बाद कुछ लॉस हो गया, सर लॉस हो गया 700 रुपए का, हमारा बैलेंस कितना हो गया 3,400। उसके बाद सर हमने विड्रॉ कर लिया, सर विथड्रॉ हमने विड्रॉ कर लिया, सर कितना 3,100 विड्रॉ कर लिया, और सर बैलेंस बच गया 3,300। सर कैसे टैक्सेशन निकालते हैं, इसके दो तरीके निकाल बताए थे मैंने आपको। पहले तो नेट विनिंग्स निकालने के दो तरीके थे। तो नेट विनिंग्स कैसे निकालते थे, पहले जितना जीते हो आप, सर जितना जीते हो, जितना विनिंग्स है, सर 200 रुपए की विनिंग, 2,000 रुपए की विनिंग्स को पकड़ो। सर जितना हारे हो आप, सर दो 700 रुपए हारे हो ना, इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो कितना 700, इसको माइनस कर दोगे आप। सर इसके अलावा जितना भी आपको ना सर विथड्रॉवेबल बोनस मिला ना सर, इसको ऐड कर देंगे, प्लस 600 कर दूंगा सर। यानी मैं अगर नेट विनिंग्स की बात करूं तो सर 1,900 रुपए की मेरी नेट विनिंग्स है, 1,900 रुपए की नेट विनिंग्स है। सर ये नेट विनिंग्स निकालना ना सर हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, मैंने वीडियो भी उसका डाल रखा है। सर टीडीएस कैसे करेगा, टीडीएस के लिए ना आपको बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है सर, पहले विथड्रॉवल्स कितने किए आपने, पहले इसको पकड़ो सर, विथड्रॉवल्स को पकड़ो। सर विथड्रॉवल्स कितने कर रहे हैं सर, 3,100 विथड्रॉवल्स किया है मैंने। सरकार बोलती है क्या, सर सरकार बोलती है 3,100 में डिपॉजिट आपने कितने किए थे सर, डिपॉजिट्स प्लस सर नॉन विथड्रॉवेबल बोनस आपको कितना मिला हुआ था, सर उसको पकड़ो, नॉन विथड्रॉवेबल बोनस कितना मिला हुआ था। सर डिपॉजिट्स मैंने कितने कर रखे हैं सर, 1,000 के डिपॉजिट कर रखे हैं, और नॉन विथड्रॉवेबल बोनस कितना मिला हुआ है सर, 1,500 रुपए का मिला हुआ है। यानी मैं कह सकता हूँ 1,500 माइनस करो, 1,500 रुपए माइनस करो, यानी 1,600 रुपए का जो अमाउंट है ना, 1,600 रुपए का जो अमाउंट है ना, इस पे 30% का टीडीएस कटने वाला है। डिड यू गेट माय पॉइंट और डिड यू नॉट गेट माय पॉइंट? सर कैसे इसका लॉजिक एक बार समझाओ ना, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। रिवीजन वीडियो फिर भी लॉजिक बुलेट स्पीड में बता रहा हूँ, सुनना क्या हुआ। सर मैंने 1,500 रुपए डिपॉजिट किए, 1,500 रुपए डिपॉजिट किए, सरकार को उस पे मैंने 1,900 रुपए कमा लिए, 1,500 रुपए मैंने जेब से लगाए, उस पे 1,900 रुपए मैंने कमा लिए। सरकार कहती है 1,900 रुपए तुमने कमाए है ना, 1,900 रुपए तुमने कमाए ना, तुमसे हम कमाई पे टैक्स नहीं ले रहे, तुमसे किस पे टैक्स लेंगे, तुमने 1,500 जमा कराए हुए थे ना, 1,500 तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 1,500 के ऊपर जितना तुम निकालोगे ना, 1,500 के ऊपर तुम जितना निकालोगे ना सर, उस पे टैक्स ले लेंगे। यानी सर 1,500 के ऊपर मैंने टोटल 3,100 निकाले हैं ना, सरकार कहते 1,600 पे इसलिए टीडीएस पे करो, 30% टीडीएस काट लेंगे। इसी के बेसिस पे आपको एक प्रोविजन पढ़ के चलना है। 194C क्या बात करता है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब वर्क। सर क्या कहता है सर, वापस आप पकड़ोगे सर इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, बिजनेस रिसीट्स लेसर देन 1 करोड़, प्रोफेशनल रिसीट्स लेसर देन 50 लाख, इनके अलावा सर जो लोग बच जाते हैं ना, वो लोग हमारे पेयर में आ जाते हैं, ये लोग टीडीएस काटेंगे। सर किसका टीडीएस काटेंगे सर, रेसिडेंट पर्सन का टीडीएस काटेंगे। कितने रेट से काटेंगे सर, अगर पे इंडिविजुअल एचयूएफ है ना 8% टीडीएस कटेगा,
और सर अगर कोई अदर है ना पेई, सर उस केस में ना 2% मेरी कंपनी है, ट्रस्ट है, एओपी है, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उस केस में 2% रेट से टीडीएस कट जाएगा। सर कहता है टीडीएस नहीं एप्लीकेबल अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक का है, या फिर सर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट साल भर का ना सर 1 लाख रुपए तक का है, उस केस में टीडीएस आपको नहीं काटना। सर कहते हैं कोई भी अगर टीडीएस सर पर्सनल पर्पस के लिए, सर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए सर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सर उसमें भी नो टीडीएस इवन इफ टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1 करोड़ और 50 लाख रुपए। सर कहता है वर्क इंक्लूड सर एडवर्टाइजमेंट को भी इंक्लूड करना है आपको इस सेक्शन में, ब्रॉडकास्टिंग को भी इसी में इंक्लूड करना है, सर टेलीकास्टिंग को, केटरिंग को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सब आपको इंक्लूड करना है। ध्यान देना, लेकिन रेलवे के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन आप करवा रहे हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना। प्लस सर कहता है अगर कोई जॉब वर्कर आपके ऊपर जॉब वर्कर में सामान के ऊपर कोई काम करके दे रहा है ना, तो जॉब वर्कर को जब आप पेमेंट करोगे ना, वो भी आप 194 सी में कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में इंक्लूड करने वाले हो। सर एक चीज का स्पेशल ध्यान देना, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो ना ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, जो ट्रांसपोर्टर सर 44 ए वाला ट्रांसपोर्टर है सर, जिसने ना सर प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ए के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहा है ना, सर उसका आप टीडीएस नहीं काटोगे इस सेक्शन में। इस बात का ध्यान देना, ध्यान देना कि वो पैन आपको फर्निश कर दे, उसका आप टीडीएस नहीं काटोगे। सर फॉर एग्जांपल आपने जॉब वर्कर को काम बोला, जॉब वर्कर ने आपको काम करके दिया, आपने उसके बदले उसका पेमेंट कर रहे हो, सर पेमेंट करते टाइम टीडीएस किस अमाउंट पे काटोगे? सरकार बोलती है जो भी जॉब वर्कर ने आपको बिल दिया ना, उस बिल अमाउंट में क्या मटेरियल और अदर सर्विसेज सब अलग-अलग दे रखा है? सरकार कहती है अगर जो मटेरियल का अमाउंट है ना उसको हटा दो, जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है उस बैलेंस अमाउंट पे सर 1% 2% टीडीएस काट के दे दो। लेकिन अगर उसने ना एक टोटल बिल दे दिया कि मेरे को 5 लाख रुपए दो, तो उस केस में टोटल अमाउंट पे आप टीडीएस काटोगे, आप इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस काटने वाले हो। सर फॉर एग्जांपल सर स्टार प्लस वालों ने बोला, सर स्टार प्लस वालों ने असित कुमार बोधी की नीला टेलीफिल्म्स को बोला कि जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तुम सब टीवी में चला के देते हो ना, वैसे तारक मेहता का सीधा चश्मा हमको सर स्टार प्लस में चलाने के लिए बना के दो। सर उस केस में अगर स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे कोई प्रोग्राम बना के दे रहे हो ना, तो उसमें 194 सी में टीडीएस काटेगा स्टार प्लस नीला टेलीफिल्म्स का। लेकिन अगर सर मैंने नीला टेलीफिल्म्स को बोला कि नया शो मत बनाओ, तारक मेहता को ही ना सर सब टीवी से मेरे पास लेके आ जाओ, तारक मेहता को सब टीवी से सीधे स्टार प्लस में लेके आ जाओ, सर मैंने बने हुए प्रोग्राम को खरीदने के लिए पैसे दिए ना, इस केस में 194 सी में टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सर्विसेज ऑफ इवेंट मैनेजर कवर्ड अदर देन सर 194 सी, सर 194 जे का जो इवेंट मैनेजर है ना, उसको हटा दो, उसके अलावा जो भी इवेंट मैनेजर की सर्विसेज है उसको 194 सी में कवर करवा लो। सर कहता है अगर आप पेमेंट करते हो कोल्ड स्टोरेज चार्जेस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के चार्जेस के लिए पे करते हो, सर एक बात बताओ सिर्फ कोल्ड स्टोरेज के लिए पे कर रहे हो प्लस सर रेफ्रिजरेशन के लिए पे कर रहे हो, सर दिस इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, दिस इज अ बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में सर 194 सी में टीडीएस काटोगे, 194 आई में नहीं काटने वाले हो, क्योंकि आप कोल्ड का स्टोरेज का पेमेंट कर रहे हो सर और वेयर हाउसिंग का दोनों का दे रहे हो, इसलिए सर इस केस में 194 आई में नहीं कट के 194 सी में कटने वाला है टीडीएस। सर अगर आप क्या कभी आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस करवा रहे हो, सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, तो सर सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्टेशन का अलग से चार्ज कर रहे हो, सर उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन सर अगर ट्रांसपोर्टेशन आप अपनी तरफ से करवा रहे हो, सर उस केस में भी नहीं कटेगा। लेकिन सर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन किसी और से कह के करवा रहे हो ना, और कोई दूसरी पार्टी आपको बिल दे रही है ना, तो सर वो ट्रांसपोर्टेशन सर कवर हो जाएगी 194 सी में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में कवर हो जाएगी, इसलिए इस पे भी टीडीएस लग जाएगा। सर अगर कोई फ्लाइट है, सर फ्लाइट अगर एयरपोर्ट को ना सर लैंडिंग चार्जेस दे रही है, लैंडिंग चार्जेस दे रही है, उसके अलावा सर ग्राउंड चार्जेस दे रही है, सर उसके अलावा अपकीप के चार्जेस दे रही है, सरकार कहती है एक बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो इसको आप 194 आई में कवर ना करके सर 194 सी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कवर करने वाले हो। दिस वाज ऑल अबाउट 194 सी। 194 डी में आओ क्या कह रहे हैं। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, सर अगर कोई भी ना कंपनी इंश्योरेंस कमीशन दे रही है, फॉर एग्जांपल एलआईसी पेमेंट कर रही है इंश्योरेंस कमीशन वालों को, सर अगर कभी भी ना इंश्योरेंस का पेमेंट कमीशन का पेमेंट 15,000 से ज्यादा का है ना साल भर में, 15,000 ज्यादा का है ना, तो किसी भी रेसिडेंट पे का टीडीएस कटेगा 5% से, और अगर वही रेसिडेंट पे कंपनी बन जाएगा ना, तो उस केस में टीडीएस कट जाएगा 10% से। अरे बताओ ना क्या तुमको समझ में आ रहा है? तो उस रिवीजन चल रहा है, इससे धीरे नहीं हो सकता मैं, इससे धीरे नहीं हो सकता, तुमको थोड़ा-सा अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर समझ में आ रहा है। सर टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी अमाउंट, सर कभी भी अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है ना, और सर मैच्योरिटी टैक्सेबल है सर 10 डबल ए की, सर 10 डी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, सर 10% 20% 15% प्रीमियम वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, 10 डी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो 1 लाख से ऊपर की मैच्योरिटी है, उस केस में कहता है जितना मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम का अमाउंट था ना, उससे 5% टीडीएस काटेगा। इसका सर सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट पर्सन का टीडीएस कटने वाला है। 94 ई क्या होता है? सर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, एंटरटेनर है। सर अगर ये ना इंडिया में आ रहे हैं, सर अगर स्पोर्ट्स पर्सन सर्विसेज किस चीज़ की दे रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेलने की सर्विसेज दे रहा है, या फिर सर एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, या फिर सर कंट्रीब्यूशन टू एनी आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, सर आर्टिकल और न्यूज़पेपर में सर कोई कंट्रीब्यूशन की सर्विसेज दे रहा है ना, इस केस में उसका टीडीएस सर 20 प्लस एजुकेशन सेस जो भी एप्लीकेबल है, प्लस जो भी सरचार्ज एप्लीकेबल है, उस रेट से काट के देंगे हम उसका टीडीएस।
ऑल्सो सर अगर कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन को सर पेमेंट करो, फॉर एग्जांपल इंडिया वाले लोग श्रीलंका खेलने गए सर, श्रीलंका खेलने गए तो इंडिया वाले बोर्ड में श्रीलंकन बोर्ड को कुछ पैसे दिए सर, उस केस में जो भी पेमेंट करें ना उसको 20 इसको 194 ई में आपका टीडीएस काटना है। और लास्ट में कहता है ना सर, अगर कोई एंटरटेनर इंडिया में आ रहा है परफॉर्मेंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल रिहाना दीदी है अंबानी जी की शादी में सर परफॉर्मेंस करने के लिए, तो जो भी पेमेंट रिहाना दीदी को किया गया ना वो भी 194 ई में टीडीएस काटेगा। तो उस एक बात का ध्यान देना, स्पोर्ट्स पर्सन में ना आप अंपायर को इंक्लूड नहीं करोगे, रेफरी को इंक्लूड नहीं करोगे, कमेंटेटर को भी इंक्लूड नहीं करने वाले, ये सब स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते। इसका 194 जे में टीडीएस काटोगे या 195 में टीडीएस काटोगे। 194 जी क्या कहता है सर, अगर कोई कंपनी है सर, कोई कंपनी या कोई भी ऐसे सर लॉटरी की टिकट्स बेचने पे सर कमीशन दे रहा है ना, और कमीशन का अमाउंट सर ग्रेटर देन 15,000 का है ना, जितना भी कमीशन पे कर रहा है ना उस पे 5% टीडीएस काटने वाला है। तो उसके अलावा कहते हैं कमीशन ऑन ब्रोकरेज 194 जे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको याद दिलाया सर। हाईजैकर, हाईजैकर में क्या होता था सर, हाईजैकर में जो भी सेक्शंस ये वाले कवर होते थे ना, इन सेक्शंस में क्या होता था सर, पेयर बदल जाता था। पेयर क्या होता था, फिर से मैं इंडिविजुअल को पकड़ूंगा, एचयूएफ को पकड़ूंगा सर, इस केस में टर्नओवर ग्रेटर देन 1 करोड़ सर, टर्नओवर लेसर देन 1 करोड़, ग्रॉस रिसीट्स लेसर देन 50 लाख पकड़ूंगा। इनके अलावा जो एसएससी है ना सर, वो टीडीएस काटने के लिए लायबल हो जाते हैं सर। किसका टीडीएस काटेंगे, रेसिडेंट पर्सन को काटेंगे, कितने रेट से काटेंगे, 5% से काटने वाले हैं सर। किस किस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना, कहते हैं अगर आपने ब्रोकरेज का पेमेंट किया हुआ किसके लिए सर, अंडर राइटिंग के लिए या पब्लिक इशू के लिए, कमीशन के लिए पेमेंट किया है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी लिस्ट हो रही थी, कंपनी को लिस्ट होने के लिए मैंने अंडर राइटर कमीशन पे किया सर, क्या उस पर टीडीएस कटेगा, इस पे टीडीएस नहीं कटने वाला सर। अगर मैंने बीएसएनएल को पेमेंट किया उनके पब्लिक सर्विसेज ऑफिस यूज करने के लिए, टीडीएस कटेगा, नहीं कटेगा सर। उसके अलावा कहते हैं अगर आपने बैंक एटीएम सर्विसेज के लिए अगर आपने कोई कमीशन का पेमेंट किया है, फॉर एग्जांपल एसबीआई को सर, एसबीआई ने पेमेंट किया किसको, रेडियंट कैश मैनेजमेंट को, ताकि एटीएम सर्विस को यूज कर सके, एटीएम सर्विसेज का फायदा उठा सके पूरे देश भर में लोग, तो जो भी पेमेंट एसबीआई करता है ना कमीशन के फॉर्म में, उस पर टीडीएस नहीं काटना। उसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर, अगर कोई भी स्टैम्प वेंडर रहते हैं ना, स्टैम्प वेंडर जब स्टैम्प खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर स्टैम्प चाहिए तो आप लॉयर से 1000 रुपए में खरीद लेते हो, लॉयर को तो सस्ते मिल जाता है ना, 950 में मिल जाता है सर। जो 50 रुपए का डिस्काउंट मिला ना लॉयर को सर, उस 50 रुपए के डिस्काउंट का कमीशन नहीं मानने वाले सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, क्या कहता है इसको एग्जांपल में देखना सर, क्या कहता है ये, सरकार बोलती है आपको, सरकार क्या बोलती है सुनना, सरकार बोलती है सर अगर कोई भी ना इंडिगो है सर, इंडिगो की फ्लाइट टिकट कितने की है, अगर 30,000 रुपए की है, इंडिगो की फ्लाइट टिकट 30,000 की सर, इसने टिकट दे दी किसको, मेक माई ट्रिप को दे दी सर, मेक माई ट्रिप को दे दी कितने में, 25,000 में दे दी, और बोला फॉर एवरी सेल ऑफ टिकट आई विल गिव यू कमीशन, आई विल गिव यू कमीशन ऑफ ₹1,000 सर। ये 1,000 रुपीज की जो कमीशन है सर, ये कमीशन किसको मिलने वाली है सर, ये मेक माई ट्रिप को मिलने वाली है सर। इस पे टीडीएस कटेगा 194H में, यस कटेगा। प्लस सर इंडिगो ने क्या किया, लेट आते आते थोड़ा टाइम जैसे से पास आ रहा था सर, इस टिकट को ना 2700 में बेच दिया, 27,000 में बेच दिया सर, 27,000 में 2,000 रुपए का इंडिगो का प्रॉफिट हुआ। क्या इस 2,000 के अमाउंट पे इंडिगो को टीडीएस काटना, इस इंडिगो को टीडीएस काटना पड़ जाएगा, सरकार कहती है यस, क्योंकि सप्लीमेंट्री कमीशन है ना, इसमें भी टीडीएस काटना पड़ जाएगा सर। ये कमीशन क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई टिकट बेचने की जिम्मेदारी मेक माई ट्रिप की नहीं थी। अगर मेक माई ट्रिप टिकट नहीं बेच पाता ना, तो इंडिगो के सदके लॉस जाता, लॉस पूरा इंडिगो के सर पे जाता। यानी जो भी ट्रांजैक्शन है मेक माई ट्रिप ने किया ना, एज एन एजेंट किया है, तो अगर आप एजेंट को कोई भी प्रॉफिट देते हो ना सर, वो कमीशन के नेचर का होता है, इसलिए 194H में इसमें टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। डिड यू गेट माई पॉइंट और डिड यू नॉट गेट माई पॉइंट? आगे बताओ 194 आई रेंट की बात कर रहा हूँ सर, अगर आप कभी प्लांट एंड मशीनरी पे रेंट पेमेंट कर रहे हो ना, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे सर, लैंड पे पेमेंट कर रहे हो ना सर, कौन पेमेंट कर रहा है, फिर मैं एचयूएफ को पकड़ूंगा, इंडिविजुअल को पकड़ूंगा, टर्नओवर लेसर देन 1 करोड़, ग्रॉस रिसीट सर लेसर देन 50 लाख रुपए। इनके अलावा जो लोग बच जाते हैं ना सर, 194 आई में टीडीएस काटेंगे। किसका टीडीएस, कितना टीडीएस काटेंगे सर, रेसिडेंट पर्सन का टीडीएस काटेंगे। कितने रेट से काटेंगे, सरकार कहती है कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर पे 10% और प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट पे 2% टीडीएस काटने वाले हैं। ऑल्सो सर कहता है कि नो टीडीएस अगर रेंट का अमाउंट सर, एक अगर रेंट का अमाउंट 2,40,000 का साल भर में, उस केस में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती। ऑल्सो क्या कहता है सर, अगर कभी भी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, जो पगड़ी का पेमेंट करते हो, अपफ्रंट पेमेंट सर, उस केस में टीडीएस काटने की इसमें लायबिलिटी आ जाती है। लेकिन सर कहता है अगर आप लॉन्ग टर्म लीज का पेमेंट कर रहे हो ना सर, लॉन्ग टर्म लीज के एक्विजिशन का पेमेंट कर रहे हो ना, उसमें टीडीएस नहीं काटना। यानी दो अलग अलग बातें बोली सर। अगर कोई मैं दुकान ले रहा हूँ, दुकान लेते टाइम अगर मैंने पगड़ी का पेमेंट कर दिया सर, अगर मैंने बहुत स्टार्टिंग में बहुत बड़ा अमाउंट का पेमेंट कर दिया दुकान लेने टाइम, तो सर उसको टीडीएस में कवर करना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लीज के लिए अगर मैं प्रीमियम से पहले सर अगर कोई पेमेंट कर रहा हूँ ना सर, उस पर टीडीएस आपको नहीं काटना। सर कहता है अगर आप किसी हायरिंग व्हीकल को, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो ना सर, अगर व्हीकल हायर करने के लिए कर रहे हो तो भले कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना, 194 सी में टीडीएस नहीं काट के 194 आई में काटोगे। उसके अलावा सर कहता है अगर आपको अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है ना, तो उस पर भी आपको सर टीडीएस कितना काटना पड़ेगा सर, इस साल में 194 आई में टीडीएस काट के ही मिलने वाला है। सर अगर एडवांस रेंट मिला है तो भी सर इसी साल में टीडीएस कट जाएगा। सर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है सर, रेंट का पेमेंट कितना कर रहे हो, 240 का पेमेंट दो को ओनर्स कर रहे हो सर, तो 240 की लिमिट पर दोनों को ओनर्स को अलग अलग मिल जाएगी। और सर लास्ट में कहता है ना कि अगर
नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 190 ऑन लीज रेंट ऑन सप्लीमेंट लीज रेंट मेड बाय द पर्सन हैविंग अ यूनिट। सर अगर कोई आईवीएफएससी में यूनिट है जो शिप्स का काम कर रही है, सर शिप्स की पेमेंट का जब भी लीज पेमेंट कर रही है ना, उस लीज पेमेंट पे टीडीएस काटने की उस शिप वाली कंपनी को लायबिलिटी नहीं आती। 94 आईए आईबी आईसी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साथ साथ में चलेंगे। 94 आईए क्या है सर, अगर आप कोई भी ना सर कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हो तो सर बायर के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर अगर सेल्स कंसिडरेशन या फिर सर एफएम या फिर एसडीवी सर ग्रेटर देन 50 लाख रुपए हो जाती है, कोई भी एक अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाती है ना, उस केस में बायर को सर 1% टीडीएस काट के सरकार को जमा कराना पड़ जाएगा। सर सरकार को कैसे जमा कराएगा सर, फॉर्म 26 क्यूबी में जमा करा देगा। जैसे ही फॉर्म 26 क्यूबी फर्निश करेगा, सामने वाले के पोर्टल में टीडीएस क्रेडिट दिख जाएगा। एक बार देखो सर, कोई भी बायर किसी भी रेसिडेंट सेलर को अगर बेच रहा है, 1% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विचएवर इज हायर पे लेगा। तो देखना कि अगर दोनों सर कंसिडरेशन और एसडीवी दोनों 50 लाख से कम की है ना, उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन सर अगर एक भी चीज 50 लाख के ऊपर चली गई ना, तो विचएवर हायर पे आपको टीडीएस लग जाएगा। सर याद रखना कभी भी ना, अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो ना, अगर घर खरीदने के लिए 49 लाख पे कर रहे हो, प्लस सर उसके पार्किंग लॉट के लिए सर 1 लाख पेमेंट कर रहे हो, प्लस क्लब हाउस के लिए सर 1 लाख पेमेंट कर रहे हो, प्लस सर मेंटेनेंस के लिए सर 1 लाख पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी कंसिडरेशन सर 42 लाख मानी जाएगी सर। यानी इन खर्चों को भी आपको कंसिडरेशन का पार्ट बनाना है। सर एक चीज का और ध्यान देना सर, अगर अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है और एचयूएफ है जो सर 194 आई में कवर नहीं होता, यानी सर वो हाईजैकर वाली कंडीशन में कवर नहीं होता, यानी उसका टर्नओवर कम है, उसका टर्नओवर सर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या रिसीट्स 50 लाख से कम की है, या फिर सर वो क्या कर रहा है सर, या फिर सर वो पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा है, उस केस में अगर वो रेंट का पेमेंट कर रहा है ना, तो उसको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी। सर कितनी टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी, टीडीएस काटने की लायबिलिटी आएगी जब रेंट ग्रेटर देन 50,000 रुपए पर मंथ है। पर मंथ का 50,000 से ज्यादा, सर क्या 50,000 पे टीडीएस काटना है, नहीं काटना। सर कब टीडीएस काटना है, सरकार बोलते है या तो लास्ट मंथ का रेंट आप दे रहे हो, प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ का रेंट दे रहे हो, या तो फिर सर अपने टेनेंसी का लास्ट मंथ का रेंट दे रहे हो। सर जो भी आ जा रहा है ना, पहले उसमें आपको टीडीएस काट लेना है। और सर अगर सामने वाले ने आपको पैन फर्निश नहीं किया ना, यानी लैंडलॉर्ड ने अगर आपको पैन फर्निश नहीं किया ना, सर कितने रेट से काटोगे, 5% को नहीं करके बाबा 20% से काटोगे। सर लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सर मेरे साल भर का रेंट जितना हो रहा था सर 5 लाख रुपए के हिसाब से, 12 महीने का रेंट सर 6 लाख रुपए हो रहा था। 6 लाख रुपए अगर मेरे से 20 महीने 20% काटने के लिए बोलोगे, यानी सर 1,20,000 रुपए का मेरे को टीडीएस काटना है सर। लेकिन लास्ट मंथ का रेंट ही कितना है सर, 5,000 का रेंट, 50,000 का रेंट है सर, 1.5 लाख का 1,20,000 का टीडीएस कैसे काटूंगा। सर एक बात बताओ, साल भर का रेंट 6 लाख, उस पर 20% टीडीएस 1,20,000, सर लास्ट मंथ का रेंट ही जब 50,000, तो कैसे टीडीएस काटूंगा। सरकार कहती है जितना लास्ट मंथ का रेंट है ना, उतना दे दो, 20% भले मत देना। कैसे करेगा सर, फॉर्म 26 क्यूसी करने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, 194 आईसी। सर कभी भी अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था सर, फॉर एग्जांपल राहुल है, राहुल के पास 1 एकड़ प्रॉपर्टी रखी हुई थी सर, इस 1 एकड़ प्रॉपर्टी को उसने किसको ट्रांसफर किया सर, लोढ़ा डेवलपर्स को दे दिया। लोढ़ा डेवलपर्स ने इस एकड़ की प्रॉपर्टी के बदले सर क्या किया सर, कंस्ट्रक्शन किया सर, 10 फ्लैट दिए इसको, 10 लाख रुपए, 50 लाख वाले, या सर 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। सरकार कहती है जो भी सर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में पेमेंट मिल रहा है ना, जो भी बैंक या कैश में पेमेंट मिल रहा है ना, इस अमाउंट पे सर टीडीएस कटने वाला है। कितना टीडीएस कटने वाला है, 10% टीडीएस कटने वाला है। इस चीज का ध्यान देना। सर उसके अलावा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कैश वैल्यू पे सर टीडीएस काटना है सर, अगर जो भी फ्लैट मिले ना उस पे टीडीएस नहीं काटना। 194 जे सर प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस, डायरेक्टर सेलिब्रेशन, 5 चीजों के बारे में 194 जे बात करता है। सर क्या-क्या 5 चीजें, कैसे-कैसे टीडीएस। सर पहले तो आप पकड़ोगे वापस हाईजैकर को। हाईजैकर में क्या कहता है सर, हाईजैकर में क्या होता है सर, कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि सर 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है, या फिर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम की है, इनके अलावा जो लोग हैं ना सर, उनको इस सेक्शन में टीडीएस काटना है। सर किसका टीडीएस काटेंगे, किसी भी रेजिडेंट पर्सन का टीडीएस काटेंगे। सर किस टीडीएस काटेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, रेट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल केसेस में सर 10% टीडीएस रेट है। लेकिन सर अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स है, या फिर सर केटरिंग, सर कॉल सेंटर का अगर पेमेंट है, सर इस केस में क्या होगा सर, 2% टीडीएस काटेगा। नॉर्मल केसेस में 10, इन 3 केसेस में 2%। कौन-कौन से 3 केसेस, कहता है टेक्निकल सर्विसेज का, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की रॉयल्टी का, उसके अलावा सर कॉल सेंटर्स का पेमेंट है, तो इस केस में 2% से टीडीएस कटने वाला है। सर किस-किस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। प्रोफेशनल फीस अप टू अगर 30,000 है ना, टीडीएस आपको नहीं काटना। सर टेक्निकल फीस अप टू 30,000 है, टीडीएस नहीं काटना। सर अगर रॉयल्टी अप टू 50,000 30,000 है ना, आपको टीडीएस नहीं काटना। सर नॉन कॉम्पिटिशन फीस अप टू 30,000 है ना, टीडीएस नहीं काटना। डायरेक्टर रेम्युनरेशन इवन ₹1 ना, आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना है, यस सर काटना है। सर कहते हैं अगर कोई भी ना पर्सनल पर्पस के लिए आप पेमेंट कर रहे हो सर, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस या फिर प्रोफेशनल फीस या फिर डायरेक्टर रेम्युनरेशन पर्सनल पर्पस के लिए पे कर रहे हो ना, सर उसके इसमें टीडीएस नहीं काटना। और सर कहते हैं अगर कोई इंडिविजुअल है और एचयूएफ है जो सर रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है या फिर नॉन कॉम्पिटिशन फीस का पेमेंट कर रहा है ना, भले पर्सनल हो तो टीडीएस नहीं काटना। सर अगर कमर्शियल है तो भी आपको टीडीएस नहीं काट के चलना है।
एक और चीज़ सर, जो 30,000 रुपीज़ की लिमिट है ना सर, ये पर एनम है और सर ये पाँचों अलग-अलग सर्विसेज़ के लिए अलग-अलग देखनी है। यानी सर, अगर मैंने 25,000 रुपए की सर प्रोफेशनल फीस दे दी और 25,000 रुपए की टेक्निकल फीस दे दी, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? ना बाबा ना, नहीं काटना पड़ेगा। 30,000 रुपीज़ पर सर्विस की लिमिट है। उसके अलावा कहता है, सर अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट है, अंपायर है, कमेंटेटर है, रेफरी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इवेंट मैनेजर है, कोच है, सर फिजिशियन है, इन सबकी सर्विसेज 194 जे में कवर होने वाली है। ऑल्सो कहता है सर, प्रोफेशनल्स कौन-कौन से कवर होते हैं? 44 डबल ए में याद करो दोस्त, मैंने आपको बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था? सर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर कोई लॉयर है, सर कोई इंजीनियर है, सर उसके अलावा कोई डॉक्टर है, उसके अलावा कोई आर्किटेक्ट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, सर उसके अलावा कोई इंटीरियर डिजाइनर है। ऐसी टाइप की सर्विसेज 144 डबल ए में हम कवर करके आए थे। इन सबकी सर्विसेज को 194 जे में आपको टीडीएस काट के चलना है। सर कहता है, अगर कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अगर पेमेंट कर रहा है सर, किसका? सर ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं नागपुर में एडमिट हुआ हूँ, सर नागपुर में एडमिट हुआ और स्टार हेल्थ वालों ने ना थर्ड पार्टी को बोल रखा है कि अरे वो थर्ड पार्टी सुनो, इसके नागपुर में पेमेंट कर दो, एक बार वेरीफाई कर लेना डॉक्यूमेंट्स, तो मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। इस सर्विसेज के बदले जो थर्ड पार्टी ने जो भी फीस मांगी है ना, इस फीस का सर पेमेंट करते टाइम सर स्टार हेल्थ 194 जे में टीडीएस काटने वाला है। उसके अलावा कहता है, सर अगर कोई मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में सर कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल मिल रहा है मेरे को। सर फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। मैंने एनएससी के पास सर क्या माँग रखा है, सर एक ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल माँग रखा है। सर शेयर ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल माँग रखा है। सर ये ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल किसी को भी अवेलेबल हो जाता है। जिसको चाहिए उसको मिल जाता है सर, कोई अलग से स्किल नहीं है। तो जब भी मैं इसका पेमेंट करूँगा ना ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल का, सरकार कहती है इस केस में ना टीडीएस काटने की लायबिलिटी सर 194 जे में नहीं आती सर, क्योंकि एक नॉर्मल सर्विस है परचेज गुड्स का। सर इस केस में नॉर्मल टीडीएस आपको नहीं, इसको नॉर्मल टीडीएस काटना है, 194 जे में आपको टीडीएस नहीं काट के चलना है। सर 194 के में क्या करता है? सर इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स, अगर डिविडेंड और कोई भी इनकम मिल रही है सर यूटीआई से या म्यूचुअल फंड से, उस केस में टीडीएस कैसे काटना है? सरकार कहती है अगर 5,000 के ऊपर का पेमेंट कर रहे हो ना, तो सर रेसिडेंट पर्सन को 10% टीडीएस काट के आप पेमेंट करने वाले हो, आपका काम बन जाएगा। सर अगर आपका कोई कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड हो रहा है, सरकार कहती है कोई भी पर्सन कंपल्सरी एक्विजिशन कर ले, किसी भी रेजिडेंट पर्सन का कंपल्सरी एक्विजिशन कर ले, अगर सर 2.5 लाख से ज्यादा है ना, प्रीवियस ईयर का कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है ना, तो उस केस में सर 10% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, तो टीडीएस काटना पड़ जाएगा। 2.5 लाख से कम पे या 2.5 लाख के अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना। सर कह रहा है कि अगर कोई भी अर्बन या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है ना, सर वो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाता था, अगर आपको याद हो। सर वो दोनों ही एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। सर रूरल एग्रीकल्चर इनकम, सर कौन सी रूरल रूरल एग्रीकल्चर लैंड सर आपके लिए कैपिटल एसेट ही नहीं होता था। और सर जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन होगा 1037 में आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाता था, याद आ रहा हो कैपिटल गेन वाला चैप्टर। सर ये दोनों एग्जेम्प्ट हो जाते थे, इसलिए टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती। सर बाद में कहता है सर 194 एन, अगर सर कॉन्ट्रैक्ट सर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सर, कमीशन ब्रोकरेज पे कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस का पे कर रहे हो, याद करो दोस्त 194 जे में ऊपर पढ़ के आएंगे सर, प्रोफेशनल पर्सनल पर्पस के लिए टीडीएस नहीं काटना। सर 194 एच में पढ़ के आए सर, पर्सनल पर्पस के लिए टीडीएस नहीं काटना। 194 सी में पढ़ के आए सर, पर्सनल पर्पस के लिए टीडीएस नहीं काटना। उसके अलावा इन तीनों सेक्शन में भी पढ़ा हुआ था कि कोई अगर इंडिविजुअल है सर, एचयूएफ है, जिनका टर्नओवर सर लेसर देन 1 करोड़ है, या ग्रॉस रिसीट्स सर लेसर देन 50 लाख रुपए, सर इनको भी टीडीएस नहीं काटना। सर इन सब लोगों को यहाँ कवर कर लिया 194 एम में। सरकार कहती है इन सब लोगों को 194 एम में टीडीएस काटना है। अगर वो कभी भी किसी भी रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करे कॉन्ट्रैक्ट का सर, कमीशन का, ब्रोकरेज का, प्रोफेशनल सर्विसेज का 5% टीडीएस काटना है। अगर सर 50 लाख से ज्यादा का अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज पे कर रहा है, तो टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर अगर 194 सी और जे में ना सर पर्सनल एक्सपेंसेस को एग्जेम्प्ट कर रखा था टीडीएस से, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को ना यहाँ पे टीडीएस में कवर करवा दिया जाएगा, उनका टीडीएस यहाँ पे कटेगा अगर सर पर्सनल पर्पस में भी ना आप 50 लाख के ऊपर का पेमेंट कर रहे हो। सर कहता है अगर 194 एम में टीडीएस डिपॉजिट कैसे करोगे? सर फॉर्म 26 क्यूडी जमा करा दोगे। सर कब तक 26 क्यूडी आपको जमा कराना है? कब तक? सर जिस दिन आपने टीडीएस काटा ना, उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म 26 क्यूडी जमा करा देना है और टैक्स पे कर देना है। सर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 194 एन, सर कैश विड्रॉवल करवा देते हो बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से। सरकार कहता है कोई भी अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस कैश का पेमेंट कर रहा है ना, किसी भी पर्सन को पेमेंट करो सर, इंडिविजुअल कंपनी को फर्क नहीं पड़ता सर, टीडीएस काटेगा। किस रेट से टीडीएस काटेगा? सर 2% रेट से टीडीएस काटेगा अगर 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट है नॉर्मल केसेस में। यानी सर 1 करोड़ 10 लाख रुपए मैंने निकाला तो कितना टीडीएस काटेगा? सर 10 लाख रुपए के अमाउंट पे 2%, यानी सर उसको 20,000 रुपीज का टीडीएस काट लेगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल एसएससी है, कोई ऐसा स्पेशल एसएससी है जिसने सर प्रीवियस ईयर 23-24 में खड़े होके, प्रीवियस ईयर 23-24 में खड़े होके ना सर, प्रीवियस ईयर सर 21-22, 20-21 और सर 19-20 3 साल का सर आईटीआर फाइल नहीं किया। 3 साल तक का आईटीआर फाइल नहीं किया। सरकार कहती है उस केस में ना तुम्हारा जो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अमाउंट है ना, उसपे तुम 2% से टीडीएस काटोगे, और 1 करोड़ से ऊपर अगर वो विथड्रॉ कर रहा है ना, उस केस में सर उसका कितना टीडीएस काटोगे? उसका 5% से टीडीएस काटने वाले हो। सरकार ने बोला कि सर अगर पेई अगर अगर सर पेई जिसका टीडीएस आप काट रहे हो सर, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो जहाँ-जहाँ आपने 1 करोड़ की लिमिट पड़ी थी ना, उस 1 करोड़ की लिमिट को सर हम 3 करोड़ की लिमिट बना देंगे। यानी सर उसका टीडीएस ना 3 करोड़ के ऊपर 2% से नॉर्मल केसेस में कटेगा, और सर 3 करोड़ के ऊपर सर अदर स्पेशल केसेस में 5% से टीडीएस कट जाएगा।
सर ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अगर गवर्नमेंट पैसे निकाल रही है, गवर्नमेंट के ऊपर कैसे टैक्स लगा दोगे? सर कहता है अगर बैंक पैसे निकाल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक निकाल रहा है, पोस्ट ऑफिस निकाल रहा है, उनके करेस्पॉन्डेंट निकाल रहे हैं, इस केस में भी टीडीएस इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सर अगर कोई कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज पैसे निकाल रही है या व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पैसे निकाल रहे हैं, सर उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। सर अगर कोई रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट है सर, ट्रेडेड ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर मार्केट प्रोडक्ट मार्केट है, सर ये अगर निकाल रहे हैं पैसे तो भी नहीं कोई दिक्कत है। सर उसके अलावा कहते हैं ऑथराइज डीलर है, कोई जो मनी एक्सचेंजर है, सर वो अगर कोई पैसे निकाल रहा है तो उनके लिए भी सर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। या फिर कोई पर्सन इनको आरबीआई नोटिफाई कर देता है ना, इनको जब भी ये पैसे निकालेंगे ना, भले 1 करोड़ के ऊपर निकाले, इनके ऊपर नो टीडीएस आ जाएगा। 94 ओ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर ये फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट से अगर मैं सेल कर रहा हूँ सर, राहुल हूँ सर, सेल कर रहा हूँ सर, किसको सेल कर रहा हूँ सर? फॉर एग्जांपल मिस स्वीटी को सेल कर रहा हूँ। मिस स्वीटी ने अगर पेमेंट किया फ्लिपकार्ट को, सर फ्लिपकार्ट ने मेरे को रेमिट किया, तो फ्लिपकार्ट जितना भी मेरे को रेमिटेंस करेगा ना, उसका 1% टीडीएस काटेगा। सर मिस स्वीटी ने 10,000 का सामान खरीदा, सर 1,800 रुपए जीएसटी भरा, फ्लिपकार्ट को 11,800 मिला, सर टीडीएस किस पे काटेगा? सिर्फ और सिर्फ 10,000 वाले ग्रॉस ग्रॉस वाले अमाउंट पे टीडीएस काटेगा। सर फ्लिपकार्ट ने 11,800 रिसीव किया, 2,000 रुपए अपना कमीशन माइनस कर दिया, कितने पे टीडीएस काटेगा? अगेन 10,000 माइनस करेगा, यानी सर जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटने वाला, और कमीशन काटने से पहले वाले अमाउंट पे टीडीएस काटना है आपको। सर हुआ क्या? सर फ्लिपकार्ट यहाँ बैठा हुआ था, मैं यहाँ पे राहुल था। सर फ्लिपकार्ट पे ना मिस स्वीटी ने पेमेंट कर दिया सर, लेकिन सामान मैंने डायरेक्टली इसको बेच दिया। सर क्या फ्लिपकार्ट टीडीएस काटेगा? यस सर, टीडीएस इस केस में काटने वाला है। सर किस-किस केस में टीडीएस नहीं काटेगा? अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पेमेंट सर ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, सर साल भर में सर 50 लाख का 5 लाख का सेल है। सिर्फ 5 लाख का सेल है, प्लस सर अगर मैंने पैन और अपना आधार दे दिया है ना, अगर मैंने पैन और आधार दे दिया है ना, इस केस में सर ये मेरा टीडीएस नहीं काटने वाला, अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड के अंदर है तो। सर उसके अलावा कहता है कि अगर मैं कोई एडवर्टाइज़मेंट सर्विसेज़ दे रहा हूँ ई-कॉमर्स ऑपरेटर से, सर उस केस में ना वो मेरा 194 सी में टीडीएस काट सकता है। सर बाकी हमेशा सर 194 ए ओवरराइड कर जाएगा किसी भी सर्विसेज़ के लिए। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं सर एक डॉक्टर हूँ, सर डॉक्टर प्रैक्टिस के थ्रू सर सर्विसेज़ दे रहा है किसी को, मिस स्वीटी को सर्विसेज़ दे रहा है। सर मिस स्वीटी ने पेमेंट किया, तो मिस स्वीटी को जब डॉक्टर को पेमेंट करेगा ना प्रैक्टो, सर उस केस में 194 ओ में टीडीएस काटेगा, ना कि सर 194 जे में। सर 194 जे में नहीं काट के सर 194 ओ में टीडीएस काटने वाला है, भले सर 194 जे का ट्रांज़ैक्शन है। फिर 194 ओ में टीडीएस काटेगा, यानी 194 ओ हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन सर 194 जे। सर सिर्फ और सिर्फ 194 सी के जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है ना, ये ओवर पावर करेगी 194 ओ को, अदरवाइज हमेशा 194 ओ ओवरराइड करने वाला है। सर फॉर एग्जांपल क्या हुआ? सर ये पॉलिसी बाज़ार है। सर पॉलिसी बाज़ार के थ्रू सर राहुल ने सर सर्विसेज़ खरीदी। सर राहुल ने सर इंश्योरेंस खरीदा। सर किससे इंश्योरेंस खरीदा? स्टार हेल्थ से। सर पहले साल में जब मैं राहुल पेमेंट करेगा पॉलिसी बाज़ार को और पॉलिसी बाज़ार पेमेंट करेगा स्टार हेल्थ को, पॉलिसी बाज़ार 1% टीडीएस काट लेगा। सर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सर राहुल ने डायरेक्टली स्टार हेल्थ को पेमेंट कर दिया। क्या सर नेक्स्ट ईयर सर कोई पेमेंट हो रहा है पॉलिसी बाज़ार को? ना बाबा ना, नहीं हो रहा है। सरकार कहती है अगर पेमेंट नहीं हो रहा, उस केस में कोई भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी पॉलिसी बाज़ार को नहीं आ जाती है यहाँ पे। और लास्ट में कहता है सर अगर कोई सर पेमेंट गेटवे है, सर फॉर एग्जांपल राहुल ने सर्विसेज प्रोवाइड की, सर किसको? सर राहुल ने प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड की मिस स्वीटी को। फिर स्वीटी ने सर पेयू के थ्रू, सर पेयू एक अपना ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि सर पेमेंट्स फैसिलिटी करता है, पेमेंट गेटवे है। पेयू को पेमेंट किया। सर पेयू ने पेमेंट किसको किया? सर फ्लिपकार्ट को पेमेंट किया। यहाँ पे सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने जब पेमेंट किया फ्लिपकार्ट, तो क्या इस पे टीडीएस काटना चाहिए? सरकार कहता है कभी भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर में जो पेमेंट गेटवे है ना, वो टीडीएस नहीं काटने वाला। इसके अलावा सर कहता है अगर कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर का काम क्या है? सर प्राइस डिस्कवरी का काम है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी का काम है, ट्रांजैक्शन यहाँ से नहीं हो रहा। यानी इसको हम क्या बोलेंगे सर? ई ऑक्शनियर बोलते हैं। सर ई ऑक्शनियर से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है सर, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो जाए। फिर ई ऑक्शन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी के लिए होना चाहिए। सरकार कहता है कि अगर ये जो डिस्कवर्ड प्राइस है ना, ये जरूरी नहीं ट्रांजैक्शन प्राइस हो। यानी अगर मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लिस्ट की ई-कॉमर्स के ई ऑक्शनियर के पास, मुझे बस पता चल रहा है कि 40,000 में बाइक बिक जाएगी, भले 40 में बिके या ना बिके ज़रूरी नहीं है। सर जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है सर ई-कॉमर्स पोर्टल पे नहीं हो रहा सर, उसके बाहर हो रहा है सर, पर्सनल स्पेस में हम लोग ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। सर उसके अलावा पेमेंट भी सर पर्सनल स्पेस में ही कर रहे हैं। उसके अलावा कहता है ना कि जो भी ई ऑक्शनियर सर्विसेज़ के लिए मैं ई ऑक्शनियर को पेमेंट कर रहा हूँ, इस पे मैं इसका 194 जे या 194 सी जिसमें भी टीडीएस काटना है, टीडीएस काट लूँगा। इस केस में जो भी ई ऑक्शनियर की सर्विस है, इस पे टीडीएस नहीं कटने वाला। उसके अलावा सर कहता है अगर कोई भी सीनियर सिटीज़न जिसका सर अकाउंट है सर शेड्यूल्ड बैंक में, और शेड्यूल्ड बैंक में ना उसकी सर 2 इनकम्स है सर, या तो पेंशन की इनकम है एंड सर कौन सी इनकम है? एंड सर इंटरेस्ट की इनकम है। सर 2 ही टाइप की इंटरेस्ट की इनकम है। सर उस केस में क्या होगा? सर जो शेड्यूल्ड बैंक है ना, टोटल इनकम निकालेगा। टोटल इनकम में सर टैक्स कैलकुलेट करेगा, माइनस सर टीडीएस डिडक्टेड देखेगा। सर बैलेंस जो टैक्स पेबल है ना सर, उसको 194 पी में टीडीएस काट लेगा, और सर टीडीएस काट के सरकार को दे देगा। इस केस में ना सर जो सीनियर सिटीजन है ना, इसको सर अपना आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें 2-3 कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सर सीनियर सिटीज़न रेसिडेंट होना चाहिए और 75 साल के ऊपर का होना चाहिए और सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। प्लस सर पेंशन की और इंटरेस्ट की इनकम सर सेम शेड्यूल बैंक में आनी चाहिए। सर अगर अलग-अलग बैंक्स में आ रही हैं तो आपको ये प्रोविज़न का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। प्लस सर सीनियर सिटीज़न को क्या करना पड़ेगा? सर 194 पी में ना सर अपना एक वो देना पड़ेगा डिक्लेरेशन 12 बीबीए में शेड्यूल बैंक को, ताकि वो उसका टीडीएस काट सके। सर 194 की परचेज़ ऑफ गुड्स सर कहता है अगर 50 लाख से ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, सर क्या कह रहा है कोई भी अगर बायर है ना, जिसका सर टर्नओवर पिछले साल में सर 10 करोड़ से ज़्यादा का है, वो अगर रेसिडेंट सेलर को सर अगर परचेज़ेज़ का पेमेंट कर रहा है, परचेज़ का पेमेंट किसी रेसिडेंट सेलर को पेमेंट कर रहा है, सर जितनी परचेज़ कर रहा है ना उस परचेज़ेज़ का सर 0.1% टीडीएस काटेगा किसके ऊपर? सर ग्रेटर देन 50 लाख के ऊपर के अमाउंट के ऊपर। यानी सर अगर परचेज़ेज़ कितने की 2 करोड़ की पेमेंट की, 2 करोड़ की पेमेंट की तो सर टीडीएस कितने पे काटेगा? 1.5 सीआर पे 0.1% काटेगा। सर 5 करोड़ की पेमेंट की तो सर कितना काटेगा टीडीएस? 0.1% ऑफ 4.5 करोड़ का टीडीएस काटेगा। ध्यान देना सर बायर का टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। सेलर कौन होगा? रेज़िडेंट सेलर होगा। सर अगर सेलर ने पैन फर्निश नहीं किया तो 5% का टीडीएस रेट आ जाएगा। अरे हो ना तुम मेरे साथ, बताओ ना बाबू हो ना तुम मेरे साथ, तो बहुत गहराई में अभी और आगे तक जाना है, सुनना ध्यान से। सर कह रहे हैं टीडीएस ना सिर्फ 50 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे काटोगे, टीडीएस नहीं काटोगे। सर कहता है अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस कटता है ना सर, फॉर एग्जांपल 194 सी में टीडीएस कट रहा है, 194 जे में टीडीएस कट रहा है, सर या फिर 194 ओ में टीडीएस कट रहा है, सर इस केस में ना 194 क्यू में टीडीएस नहीं काटने वाले। सरकार कहती है अगर 194 क्यू और 206 सी 1 एच टीसीएस दोनों लग रहा है ना, उस केस में सर टीडीएस के प्रोविजंस ओवरराइड कर जाएंगे। सरकार कहता है अगर 194 ओ में टीडीएस कट रहा है और 194 सर क्यू में टीडीएस कट रहा है, सर उस केस में सर 194 ओ ओवर पावर कर जाएगा। सर क्या हुआ? सर मैंने परचेज़ का पेमेंट किया सर, बायर ने परचेज़ का पेमेंट किया सर 2 करोड़ रुपए का। फिर सर इसने सामान भी वापस कर दिया। सर अब ट्रांज़ैक्शन कितने का हो गया? सिर्फ 1 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन हो गया है। सर जो मैंने एक्सेस टीडीएस काट लिया उसका क्या करूँगा? सरकार कहती है आगे वाले ट्रांज़ैक्शन में तुम इसको एडजस्ट कर लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर अगर मैंने बायर ने ना पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट किया सर? फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का पेमेंट किया। अगर बिल भी 1 करोड़ का था, 1 करोड़ का बिल था, उसपे सर 18% जीएसटी था सर, 1.18 करोड़ का जीएसटी का पेमेंट भी 1.18 करोड़ का टोटल बिल था। ये टीडीएस किस पे काटेगा सर? 1 करोड़ वाले अमाउंट पे काटेगा। यानी सर जितनी भी टैक्सेबल वैल्यू है उस पे टीडीएस काटने वाला है। सरकार कहती है अगर तुम एडवांस पेमेंट करते हो ना, एडवांस पेमेंट भले तुम 1 करोड़ कर रहे हो, तुमको पता है कि आगे चल के ना जो सेलर है ना, सेलर इसको स्प्लिट करने वाला है टैक्सेबल वैल्यू और नॉन टैक्सेबल वैल्यू में, जीएसटी कंपोनेंट में तुम टोटल पे टीडीएस काट देना, भले इसमें ना जीएसटी पोर्शन इंक्लूडेड हो। लास्ट में कहता है सर आपको 194 ओ, 194 क्यू और 206 सी 1 टीसीएस ये सब प्रोविजंस को आपको इग्नोर करना है अगर आप सिक्योरिटीज खरीद रहे हो और बेच रहे हो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। सर फिर लास्ट में कहता है जो कभी भी अगर सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है ना, फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ सर, मैं बायर हूँ सर, पेमेंट कर रहा हूँ सर 2 करोड़ रुपए का, किसको पेमेंट कर रहा हूँ? किसान को पेमेंट कर रहा हूँ। अगर सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है ना सर, उस केस में टीडीएस आपको नहीं काटना सर, दोनों सेक्शन में नहीं काटना, 194 क्यू में भी नहीं काटना और 206 सी 1 एच में टीसीएस भी नहीं कलेक्ट करके चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 194 आर। सर अगर कभी भी परक्विजिट्स मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है सर किसी बिजनेस प्रोफेशन में, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोफेशन कर रहा हूँ सर, मेरे को परक्विजिट मिल रहा है सर, उस केस में सर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी जो मेरे को परक्विजिट दे रहा है। सर किसको लायबिलिटी आ जाएगी? फिर मैं याद दिलाऊंगा हाईजैकर का। सर हाईजैकर में सेक्शन आर के बारे में बोलता है सर, कोई भी इंडिविजुअल को पकड़ो, एचयूएफ को पकड़ो सर, टर्नओवर सर लेसर देन 1 करोड़, बिजनेस प्रोफेशन की सर रिसीट सर लेस देन 50 लाख रुपए, इनके अलावा जो भी सर पेयर है ना, इन सबको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी। सर किसको टीडीएस काटना है? सर 194 आर में सर रेसिडेंट पर्सन का 10% टीडीएस काटना है। सर किन-किन केस में टीडीएस नहीं काटना? सर अगर आपका टीडीएस का अमाउंट सर 20,000 तक का है ना, 20,000 तक का ना, उस केस में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती। ऑल्सो सर अगर फ्री सैंपल्स दिए गए सर, फ्री टिकट दिए गए सर, ट्रिप स्पॉन्सर की गई सर, इंसेंटिव दिए गए, फॉर एग्जांपल गोल्ड चेन दे दी, सिल्वर के कॉइन्स दे दिए, सर इस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। सर ये सब परक्विजिट्स के एग्जांपल्स हैं। सुनना ध्यान से सर, अगर कोई ना कोई गिफ्ट अगर सर फॉर एग्जांपल मेरे पापा हैं सर, मेरे पापा हैं, मेरे पापा को सर एचयूएल से क्या मिल रहा है? सर एक कार मिल रही है, एचयूएल से कार मिल रही है। सर इस कार पे क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? यस सर टीडीएस काटना पड़ेगा। सर अगर एचयूएल है तो सर एचयूएल कैसे टीडीएस काटेगा कार का? कार तो वैसे ही इन काइंड है। सरकार कहती है देखो क्या जो तुम परक्विजिट दे रहे हो उसमें कैश और काइंड कंपोनेंट इंक्लूडेड है? सर सरकार कहती है अगर कोई भी कैश कंपोनेंट इंक्लूड नहीं है ना, तुम मेक श्योर क्या करोगे? या तो मेरे पापा उस पे टीडीएस भर के तुमको दे दें, या तो मेरे पापा एडवांस टैक्स भर के तुमको दे दें, या तुम अपने जेब से उसको बेयर करो, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि टीडीएस डिपॉजिट हो जाता है सरकार के पास, उसके बाद ही तुम कार रिलीज करने वाले हो। उसके अलावा कहता है इन ट्रांजैक्शंस को हम परक्विजिट्स नहीं मानेंगे। सर किनको? फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्स डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट देना, रिबेट देना कस्टमर को, सर ये वैसे भी डिस्काउंट होते नहीं है। सर अगर आप बाय 5 गेट 4 कर रहे हो, सर अगर आपने कोई टी-शर्ट खरीदी बाय 5 के साथ 4 फ्री है, सर ये भी कोई परक्विजिट होता नहीं है। उसके अलावा सर कोई बोनस और राइट शेयर इश्यू हो रहा है, सर ये भी नहीं होता कोई बोनस, और वेवर ऑफ लोन बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पीएफआई, एनबीएफसी, एसएफसी, एनआई, एसआईआईसी, सर ये सब वैसे ही आपके लिए टैक्सेबल हो जाते हैं पीजीपी हेड में 41 फन में। सर हमने ये चीज़ पढ़ी हुई थी सर, वेवर ऑफ लायबिलिटी सर हमारे लिए वैसे ही टैक्सेबल हो जाता है, तो इसको आप परक्विजिट नहीं मानते।
उसके अलावा सर अगर मैंने कोई मोबाइल फ़ोन बनाया और मैंने सर एल्विश भाई को बोला एल्विश भाई प्रमोट कर दो और एल्विश भाई ने ना मेरे को वो फ़ोन वापस कर दिया प्रमोट करने के बाद, तो सर इसको परक्विज़िट नहीं मानेंगे, नो परक्विज़िट। लेकिन अगर एल्विश भाई ने उसको रख लिया ना, तो उस केस में मेरे को उसको परक्विज़िट मानना पड़ जाएगा और उस पे टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर अगर कोई मेरा कोई एजेंट है, सर अगर मेरा कोई प्योर एजेंट है, सर वो कोई खर्च जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, सर मेरा कोई प्योर एजेंट है, सर प्योर एजेंट कोई खर्चा कर रहा है, सर खर्चा करने के बाद में क्रेडिट मेरे नाम पे आ रहा है, खर्चा मैं कर रहा हूँ, सर इस केस में क्या प्योर एजेंट को कोई भी आप सर्विसेज़ दे रहे हो, तो सर वो माना जाएगा क्या सर्विसेज़? क्या ये प्रोफेशन वो माना जाएगा क्या सरकार के थीम ना? अगर आप खर्चा आपके नाम पे, बिल आपके नाम पे और उसके अलावा पेमेंट भी आप कर रहे हो, क्रेडिट भी आप ले रहे हो, तो फिर आप इसको इस केस में परक्विज़िट नहीं ट्रीट करने वाले। सर स्पेशल पॉइंट सर अगर मेरे पापा को अगर सर कोई ज़मीन मिल रही है ना ज़मीन सर बिज़नेस में, सर कोई ज़मीन देके जा रहा है या फिर सर गोल्ड देके जा रहा है, सर ये सब कैपिटल एसेट्स हैं। सर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सर कैपिटल एसेट दिए जा रहे हैं, सर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। ऑल्सो सर अगर फ्री सैंपल्स डॉक्टर को दिए गए हैं, सर अगर डॉक्टर को फ्री सैंपल दिए गए हैं ना, तो जो डॉक्टर को फ्री सैंपल है वो भी परक्विज़िट बन जाएँगे। लेकिन आपको 2 चीज़ देखनी पड़ेंगी। क्या जो डॉक्टर है सर वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयी है? अगर डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयी है, तो मान लो अगर सिप्ला अगर डॉक्टर को कुछ दे रही है डॉक्टर को, सर हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगी, वो हॉस्पिटल का टीडीएस काटेगी सर 194 आर में और सर जब हॉस्पिटल पेमेंट करेगा ना डॉक्टर को, तो ये 192 सैलरी एंड में टीडीएस काट के पेमेंट करने वाला है। लेकिन अगर सिप्ला ने किसी ऐसे डॉक्टर को पेमेंट किया सर जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उसका सीधे-सीधे 194 आर में टीडीएस काटने के बाद ये परक्विज़िट रिलीज़ करने वाली है। सर फॉर एग्जांपल अगर राहुल प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट हो रहा है, सर इसके लिए कौन आया? सर डेलॉयट आया। सर डेलॉयट रुका ताज होटल में, डेलॉयट रुका ताज होटल में, सर जो भी पेमेंट कर रहा है ना डेलॉयट ताज होटल में रुकने का, उसमें सर क्या उसको परक्विज़िट मानेंगे? सरकार कहती है कि आप देखो क्या डेलॉयट ने बिल अपने नाम पे लिया है कि मेरे नाम पे लिया है, राहुल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। अगर राहुल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे बिल है ना ताज होटल का, सरकार कहती है भले राहुल पे कर ले या डेलॉयट पे कर ले, सर इसको परक्विज़िट नहीं मानने वाले। सरकार कहती है अगर सर बिल ना डेलॉयट ने अपने नाम पे करवा लिया डेलॉयट ने अपने नाम पे करवा लिया ना और पेमेंट राहुल कर रहा है ना, सर उस केस में मान लिया जाएगा उस केस में मान लिया जाएगा ये परक्विज़िट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर बिल आपने डेलॉयट ने अपने नाम पे करवाया। उसके अलावा सर पेमेंट भी डेलॉयट ने अपने नाम पे कर लिया। फिर बाद में क्या किया जितने भी प्रोफेशनल रिसीट्स में से माँग रही थी ना डेलॉयट उसमें उसको ऐड कर दिया। सरकार कहती है आप इसको परक्विज़िट 194 आर का मत मानो, आप 194 जे की प्रोफेशनल सर्विसेज़ में उस टोटल अमाउंट पे टीडीएस काट लेना। सेम सेम रेट है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सर फॉर एग्जांपल फास्ट एजुकेशन में सार्थक सर ने मेरे से बोला, "अरे राहुल चलो दुबई में फास्ट एजुकेशन की क्लासेस लगाते हैं। चलो दुबई में प्रमोशन करने के लिए चलते हैं।" सर मेरे को दुबई लेके गए सार्थक सर। फ्लाइट टिकट खर्चा किया सर उन्होंने, मेरे होटल का खर्चा किया सर उन्होंने। उस केस में क्या ये खर्चा परक्विज़िट माना जाएगा? सरकार कहती है अगर कोई भी ना बिज़नेस प्रमोशन के लिए या फिर सर क्लाइंट को समझाने के लिए या फिर सर कोई ऐसी ट्रिप कर रहा है जो कि बिज़नेस प्रमोट कर रही है, सर ये परक्विज़िट नहीं माना जाएगा। लेकिन 3 केसेस में ना परक्विज़िट माना जाएगा। सर कौन-कौन 3 केसेस में? सार्थक सर ने बोला राहुल तुम चलो। सार्थक सर ने बोला राहुल तुम चलो। मैंने बोला मेरी अपनी वाइफ को भी ले जाता हूँ, अपने 6 बच्चों को भी लेके चला जाता हूँ। अगर मैं अपने वाइफ को और अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ, तो जितना भी वाइफ को और बच्चों को लेके जाने का खर्चा होगा ना सर, ये मेरे परक्विज़िट बन जाएगा और सार्थक सर को मेरे अकाउंट पे टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर, मैंने बोला चलो वाइफ को नहीं ले जाते, सर 5 दिन की ट्रिप है ना, मैं 15 दिन लगा दूँगा। मैं 15 दिन लगा दूँगा सर 10 दिन और एक्स्ट्रा रुक लूँगा। सरकार कहती है कि अगर 5 दिन की ट्रिप है ना, आप 1 दिन पहले रुक लो, 1 दिन बाद रुक लो। सर इतना आपको अलाउ कर देंगे, मैक्सिमम प्लस माइनस 1 डेज़ कर देंगे, बाकी जितने दिन एक्स्ट्रा रुके हो ना, वो आपके लिए परक्विज़िट बना देंगे। मैंने कहा ये नहीं करते। मेरे को वहाँ 5 दिन की ट्रिप है ना, चलो 5 दिन में सुबह को हम काम करेंगे, रात भर हम आराम करेंगे, रात भर हम बुर्ज खलीफा में घूमेंगे, पब्स में जाएँगे। सरकार कहती है जो बिज़नेस के काम के अलावा जो लीजर काम कर रहे हो ना, वो भी आपको परक्विज़िट बना देंगे। सुनना ध्यान से एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल फूड स्टे incurred by the company relating to the dealer business conference is not treated as perquisites. However, following expenses will be treated as perquisite and liable under section 194 R. सर कहते हैं एक्सपेंसेस ऑन लीजर ट्रिप और कंपोनेंट मैं अगर दोपहर को काम करके रात को बुर्ज खलीफा में खर्चा कर रहा हूँ ना तो जो बुर्ज खलीफा खर्चा है ना सर वो खर्चा मेरे लिए लीजर एक्सपेंस है। सर मेरे लिए 5 दिन का काम है। सरकार कहती है 1 दिन पहले पहुँच जाओ, 1 दिन बाद निकल आओ, सर 7 दिन का खर्चा तुमको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर तुम 15 दिन रुक रहे हो तो जितना भी एक्स्ट्रा 8 दिन रुक रहे हो ना, 8 दिन के लिए हम आपको सर ओवरस्टे मानेंगे और आपसे टीडीएस ले लेंगे। सर कहता है अगर मेरे लिए सर ट्रिप को एग्ज़ाम्प्ट है ना, तो मेरे अगर फैमिली मेंबर्स है ना, तो उनके लिए ये सर टी परक्विज़िट माना जाएगा। मेरे फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा। सर कहता है प्रोवाइडेड दैट कॉन्फ्रेंस इज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट्स न्यू प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, सर ऑर्डर ऑर्डर लेने के लिए चाहिए। सर या तो सेल्स टेक्निक्स टीच करने के लिए होना चाहिए, या तो क्वेरीज़ एड्रेस करने के लिए होना चाहिए, या रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स करने के लिए चाहिए। इन कामों के लिए आप कॉन्फ्रेंस करने वाले हो। जबरदस्ती कोई भी काम के लिए कॉन्फ्रेंस आप नहीं करने वाले। सर कहता है अगर आप कोई परक्विज़िट देते हो तो परक्विज़िट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? सरकार कहती है अगर अगर आप परक्विज़िट देते टाइम कुछ खरीद रहे हो, आपने कोई खरीद के परक्विज़िट दिया, फॉर एग्जांपल सोने की चेन मेरे पापा को मिली, सर सोने की चेन अगर मैन्युफैक्चरर ने खरीदी थी ना, तो जो परचेज़ प्राइस उसको ले लो। सर अगर सोने की चेन ना मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस कर रखी है, अगर मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस कर रखी है ना, फिर क्या करोगे? सरकार बोलती है
सरकार बोलती है कि देखो कि तुम मार्केट में कितने की बेचते हो सोने की चेन, जितना मार्केट में तुम दूसरों से माँगते हो ना उतना प्राइस ले लेना। या फिर सरकार बोलती है अगर मैन्युफैक्चरर ने ना सोने की चेन मेरे पापा को गिफ्ट की, सर ना उसने खरीदी ना मैन्युफैक्चर की, उसको रोड पे पड़ी हुई मिल गई, उसको रोड पे पड़ी हुई मिल गई, मेरे पापा को दे रहा है। सरकार कहती है एफएमवी जो भी है ना उसकी आप एफएमवी पे टीडीएस काटने लग जाओगे। 94 क्या बात करता है सर, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। सर अगर कभी भी कोई भी पर्सन ना सर वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है, सर एनएफटी बेच रहा है, सर इन सब पे ना टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर कितना टीडीएस काटना पड़ेगा? सर रेसिडेंट सेलर टीडीएस काटेगा 1% ऑफ सर एनी पर्सन टीडीएस काटेगा सर। इसका रेसिडेंट सेलर का उसका टीडीएस काटेगा सर कितना 1% ऑफ द कंसिडरेशन सर नेट ये नेट मीनिंग्स नहीं सर कंसिडरेशन का काटना है। तो इसमें क्या कहता है सर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, इसका टर्नओवर सर लेसर देन 1 करोड़ है और ग्रॉस रिसीट्स सर लेसर देन 50 लाख रुपए। ये टीडीएस कब काटेंगे? ओनली इफ सर कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन सर 50,000 की कंसिडरेशन है ना इसके बाद ही टीडीएस काटेंगे। और सर अगर कोई अदर देन दिस है ना अदर देन दिस ये 10,000 के ऊपर वाली कंसिडरेशन पे टीडीएस काटने लग जाएंगे। सर टीडीएस काट के डिपॉजिट कैसे करेंगे? फॉर्म 26 क्यू ई में फर्निश करने वाले हैं। सर कब तक? जिस मंथ में सर टीडीएस काटना चाहिए था उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर टीडीएस काटने वाले हैं। इतना आपको कह के चलता है ये पॉइंट। सर क्या कहता है? अगर सर उसके अलावा क्या कहता है सर इतना ये सर अगर 194 ओ और एस दोनों लग रहा है तो क्या प्रीवेल करेगा? सर एस प्रीवेल कर जाएगा। क्यू और एस दोनों प्रीवेल कर रहा है सर एस प्रीवेल कर जाएगा। सीबीडीटी गाइडलाइंस है, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। सर 194 एलए एलबी ये सब आप इग्नोर कर दो। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के अगर आपको टैक्स रेट्स याद है जो कि मैंने बोला सीरीज में दे रखे हैं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आराम से याद हो जाएंगे। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन अच्छे से लर्न करवाया हुआ है, रट्टा मरवाया है उनको, आराम से आपको बन जाएंगे। एक बार उसको देख लेना। आप इस सारे सेगमेंट को इग्नोर कर दो। बस आप इतना ध्यान देना 194 आई आर में ना कभी भी आप नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को कोई भी पेमेंट कर रहे हो ना सर उसको रेट इन फोर्स से टीडीएस काटने वाले हो। जो भी इनकम टैक्स एक्ट कह दे या फिर सर जो डीटीडब्ल्यू कह दे सर विच एवर इज लोअर रेट जो है ना सर उस रेट से टीडीएस काट के चलने वाले हो। सर लास्ट में कहता है सर 194 आई 195 में ना आप टीडीएस तभी काटोगे ना किसी भी नॉन रेसिडेंट का या फॉरेन कंपनी का जब वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अगर इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं ना आप टीडीएस नहीं काटने वाले। कहता है सर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है सर पार्टनरशिप फर्म किसी अपने नॉन रेसिडेंट पार्टनर को सर दे रही है इंटरेस्ट दे रही है सर उस केस में सेक्शन 195 में टीडीएस काटना पड़ेगा। सर कितना टीडीएस काटना पड़ेगा? रेट इन फोर्स टीडीएस काटना पड़ जाएगा। सर अगर आप किसी ओवरसी एजेंट को सर्विसेज दे रहे हो सर फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर सर रॉस को सर पेमेंट किया। मिस्टर रॉस को पेमेंट किस चीज के लिए किया कि सर वो ना मार्केट सर्वे करके बता रहे यूएसए का। सर उस केस में एक बात बताओ सर मार्केट सर्वे यूएसए का पेमेंट करो इंडिया के बाहर किसी पर्सन को, क्या मिस्टर रॉस की इनकम इंडिया में अक्रूड हो रही है? सरकार कहती है नहीं अक्रूड हो रही, नो टीडीएस एप्लीकेबल। नो टीडीएस एप्लीकेबल, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती है। 196 क्या कहता है? सर अगर कभी भी आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती। 197 ये क्या बात करता है? सर अगर मान लो ना अगर एसएससी का टोटल टैक्स डिडक्टेड सर बहुत ज्यादा है उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से, फॉर एग्जांपल मेरा टीडीएस 10% कर करके 10 लाख रुपए का टीडीएस कट गया मेरा, 10 लाख तक का टीडीएस कट गया और मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी 1 लाख ही है, इतनी सी टैक्स लायबिलिटी है। तो आप क्या करोगे? आप एओ के पास जाओगे, एओ को बोलोगे कि अरे ओ सुनो मेरे को लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दो, लोअर डिडक्शन, ताकि मैं अपना टीडीएस ना कम रेट से कटवा सकूं, ताकि मेरा सर ज्यादा पैसे ब्लॉक नहीं हो जाए। ठीक है सर अगर एक नॉर्मल पर्सन हूँ सर मेरी टोटल इनकम बोलो सर बिलो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, बिलो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। सर उस केस में मैं क्या करूंगा? फॉर्म 15G फर्निश कर दूंगा अपने डिडक्टर के पास फॉर्म 15G फर्निश कर दूंगा और बोलूंगा कि अरे वो डिडक्टर मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की है, तो इंटरेस्ट तुम दे रहे हो सर उस पर टीडीएस काट क्या मिल जाना है? मत काटो टीडीएस। सर यानी अगर मैं कोई सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी टोटल इनकम ना सर नॉन टैक्सेबल है, सर ग्रेटर देन बेसिक एग्जाम्पशन भी चलेगा सर, लेकिन 87A की रिबेट लेने के बाद नॉन टैक्सेबल बन जा रही है। सर मैं क्या करूंगा? सर फॉर्म 15H फर्निश करने वाला हूँ अपने डिडक्टर के पास, ताकि सर जो डिडक्टर है ना वो मेरा टीडीएस नहीं काटे। सर ये 15G और 15H के प्रोविजन किसके सेक्शन में लगते हैं? सर अगर कोई 192 एक्यूमुलेटेड पीएफ का बैलेंस है, या 193 में कोई इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है, या 194 में कोई अगर कोई इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है, 194A में सर इंटरेस्ट है, सर 194D में अगर आपको कोई इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है, 194DA में अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट मिल रहा है, 194I में रेंट मिल रहा है, या 194K में कोई म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिल रहा है, सर इन सेक्शंस के लिए आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फर्निश कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सर फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर, ये कॉन्ट्रैक्टर रिसिपिएंट है सर, इसने पेमेंट किया मेरे को 1 लाख रुपए का, इसने 1 लाख का पेमेंट किया और मेरा ना सर 1% टीडीएस काट दिया, यानी मेरे को ना टोटल टोटल 99,000 का पेमेंट कर दिया। एक बात बताओ सर मेरी इनकम कितनी होगी? सरकार कहती है इनकम 1 लाख रुपए होगी, यानी जो टीडीएस का कॉम्पोनेंट है ना ये मेरी इनकम का पार्ट बनने वाला है। टीडीएस का जो कॉम्पोनेंट है ना वो इनकम का पार्ट बनता है। ऑल्सो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा हूँ मैं,
सुनना ध्यान से। सर अगर कोई एग्जांपल बैंक है, सर बैंक ने मेरे को पेमेंट किया, सर पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटा 194 एन में 2% टीडीएस काटा, क्या ये मेरी इनकम बनेगा? सरकार कहता है ना बाबा ना, 194 एन को आप इनकम मत मानना, बाकी कभी भी ना किसी भी सेक्शन में आपका टीडीएस कटेगा ना तो आपकी इनकम माना जाएगा। ऑल्सो दोस्त एक चीज का वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना। सर अगर कोई भी एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर क्या बोलता है, अगर कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट मेरे को दे रहा है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे टैक्स दे रहा है, सर इस पे जो भी टैक्स का अमाउंट है ना सर, ये इस पे भी मेरे को ये टैक्स वाला अमाउंट भी ना मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, इसको एग्जेम्प्ट इनकम बोला जाता है। ये एम्प्लॉयर के हाथ में डिसअलाउ हो जाता है और एम्प्लॉयर इस पे टैक्स भरता है। सर कहता है कोई भी क्रेडिट मेरे को मिलेगी ना वो बायर को मिल जाएगी, जो भी जिसको भी टीडीएस कट रहा है ना उसको क्रेडिट मिल जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स क्या कहते हैं सर, पेमेंट कब तक कर देना चाहिए? आप अप्रैल से लेके फरवरी तक के महीने का ना 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट कर दोगे टीडीएस का। उसके अलावा सर मार्च मंथ का पेमेंट करने वाले 30 अप्रैल तक। सर बाकी जो 4 फॉर्म्स हमने पढ़े सर, 194 आईए के लिए, 194 आईबी के लिए, एम के लिए और 194 एस के लिए, फॉर्म 26 क्यूसी, क्यूबी, क्यूडी और क्यूई, सर 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। जिस मंथ में डिडक्शन कर रहे हो ना, उस मंथ के एंड से सर 30 डेज के अंदर आपकी फॉर्म जमा करवा देना, आपको टीडीएस की लायबिलिटी से आप डिस्चार्ज हो जाओगे। सर आपने जिस दिन डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन सर लेट डिडक्ट किया ना, आपको 1% पर मंथ के हिसाब से ना आपके ऊपर लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। और सर जिस दिन पेमेंट कर देना चाहिए था ना, और अगर पेमेंट नहीं किया, डिलेड पेमेंट किया, तो सर 1.5% पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ के लिए आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा जाएगा लेट पेमेंट का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर टीडीएस के लिए ड्यू डेट्स कब की रिटर्न की? सर जो सितंबर का जून का क्वार्टर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दो। तो 30 सितंबर का क्वार्टर है सर, 31 अक्टूबर तक फाइल कर दो। 31 दिसंबर का क्वार्टर 31 जनवरी तक फाइल कर दो। 31 मार्च का क्वार्टर है ना सर, 2 महीने का टाइम दिया, यहाँ 1 महीने का, 1 महीने का, 1 महीने का, और यहाँ पे सर 2 महीने का टारगेट दिया हुआ है, 2 महीने का टाइम आपको दे रखा है। सर अगर कभी भी ना कोई भी टीडीएस रिटर्न आप फाइल करते हो ना सर, उसमें ना सर एडजस्टमेंट्स होंगे सर, कौन से अरिथमेटिकल एरर्स के एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे, और सर जितने मिस्टेक्स हैपनिंग फ्रॉम रिकॉर्ड है, इनका एडजस्टमेंट होने के बाद में सर आपको इंटीमेशन दिया जाएगा, जैसे आपको इंटीमेशन एक नॉर्मल रिटर्न मिलता है। सर कब तक मिलता है? जिस साल में रिटर्न फाइल करें उस साल के एंड से 1 साल के अंदर आपको इंटीमेशन मिल जाने वाला है। सर ध्यान देना, अगर आपको किसी का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, आपने डिडक्ट नहीं किया, नॉट डिडक्टेड, या फिर सर आपने डिडक्ट किया बट नॉट पेड, डिडक्टेड बट नॉट पेड, सर क्या होगा उस केस में? सर अगर एओ को पता चलता है ना आपने डिडक्ट करना चाहिए था, नहीं किया, तो या फिर डिडक्ट कर दिया लेकिन पे नहीं किया, जिस साल में आपने को डिडक्ट कर देना चाहिए था ना, उस साल के एंड से 7 इयर्स के अंदर ना आपको एसएससी इन डिफॉल्ट बना देंगे। सर लेकिन यही अगर आपने किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, सर टीडीएस नॉट डिडक्टेड या फिर डिडक्टेड बट नॉट पेड, सर उस केस में क्या करोगे? सर एनी टाइम सर 7 साल तो क्या लाइफ लॉन्ग में कभी भी अगर आपको ना सर एसएससी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। सर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगर कभी भी ना एसएससी ने आपको पैन फर्निश नहीं किया ना, उस केस में टीडीएस रेट क्या लगने वाली है आपके ऊपर? सर तो उस केस में आप जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन में सर फॉर एग्जांपल 194 सी क्या कहते हैं 1% 2%, विचएवर इज सर जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन की रेट है वो पकड़ोगे आप, या फिर सर 20% रेट पकड़ोगे, विचएवर इज हायर से आप टीडीएस लगा दोगे। सर अगर 194 क्यू और 194 ओ का टीडीएस है ना, मैक्सिमम 5% लगाओगे, अदरवाइज 20% और सर सेक्शन का रेट सर विचएवर इज हायर पे आप टीडीएस लगा दोगे, अगर आपको एसएससी ने पे ही ने पैन फर्निश नहीं कर रखा। सर लेकिन सुनना ध्यान से, अगर प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करूं, सर प्रीवियस ईयर 23-24 में खड़े हो कि उसने प्रीवियस ईयर 21-22 का रिटर्न फर्निश नहीं किया, 20-21 का रिटर्न फर्निश नहीं किया, या 19-20 का रिटर्न फर्निश नहीं किया, 3 साल का उसने रिटर्न फर्निश नहीं किया ना, सरकार क्या बोलती है सुनना, सरकार क्या बोलती है, प्लस उसका टीडीएस क्रेडिट या टीसीएस क्रेडिट सर किसी भी साल में सर उसका 50,000 से ज्यादा का है ना, सरकार कहती है उसका ना किस रेट से टीडीएस काटना, कहता है ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन। फॉर एग्जांपल 194 सी है, 194 सी में 2% टीडीएस काटना चाहिए, तो सरकार कहती है ट्वाइस द रेट यानी 4% या फिर 5%, विचएवर इज हायर से टीडीएस काट लेना। सर ध्यान देना, अगर इन दोनों सेक्शंस में क्लैश हो जाए, एसएससी ने आपको पैन भी फर्निश नहीं किया और सर रिटर्न भी नहीं फाइल किया, यहाँ कहता है सर 2 और 20% जीडीएस कटना चाहिए, यहाँ कहता है सर 4 और 5% से कटना चाहिए, सर ये कहता है मैक्सिमम 20% से काटो, ये कहता है मैक्सिमम 5% से काटो, सरकार कहती है जो हायर वाला बोल देना सर उस से जीडीएस काट देना। सर ये वाला जो रिटर्न फाइलिंग वाला प्रोविजन है ना, किसके सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? अगर कोई सैलरी वाला है रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस है पीएफ वाला वो फाइल नहीं कर रहा, या फिर सर 194 बी, बीए, बीबी, आईए, आईबी, एम और एन में, इन सब में ये वाला आपको सेक्शन नहीं देखना, इस सेक्शन में नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको टैक्स काटना है, आपको हायर रेट से टीडीएस नहीं काट के चलना है। इतना था अपना टीडीएस पोर्शन। बताओ 1 मिनट का टाइम लो, पूरा प्रोसेस करो, उसके बाद हम चालू करते हैं टीसीएस का पोर्शन। सो कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस वीडियो, पिछले पार्ट में हमने टीडीएस रिवाइज कर लिया, अब हम आगे रिवाइज करने वाले टीसीएस वाला पोर्शन। टीसीएस वाले पोर्शन में ना अपने को 2 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले एक आता है सेलर और एक होता है बायर। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बायर जब कभी पेमेंट लेना, पेमेंट के साथ इन एडिशन टू दैट अमाउंट टीसीएस लेके चलता चले। जो भी टीसीएस कलेक्ट करने वाला सेलर है ना, उसको हम बोलेंगे कलेक्टर,
और जिससे टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है उसको बोलेंगे कलेक्टिव। टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी कब आ जाती है? या तो जब आप पेमेंट ले रहे हो, या तो जब आप बायर का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, व्हिचएवर इज अर्लियर केस में आ जाती है। लेकिन 2 केसेस में ना सिर्फ और सिर्फ पेमेंट रिसीव करते टाइम 2061F या फिर सर 1H, जब भी सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाला केस होगा, या फिर सर जब भी आप परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हो, सर सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो फॉर ग्रेटर देन 50 लाख रुपीस और आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में सर 10 करोड़ से ज्यादा का है, उस केस में ना सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीसीएस की लायबिलिटी आएगी आपको कलेक्ट करने की। अदरवाइज हर केस में पेमेंट या क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर में आ जाती है। सबसे पहला सेक्शन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। कभी आप अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल कर रहे हो, स्क्रैप सेल कर रहे हो विच इज नॉट यूजेबल एज सच, सर सेम टू सेम फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सर कोई मिनरल है जैसे कि कोल या फिर लिग्नाइट, या फिर सर आप टिम्बर बेच रहे हो सर, या फिर टिम्बर बेच रहे हो फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, या फिर सर तेंदू लीव्स बेच रहे हो सर, इसमें टीसीएस कैसे कैसे आपको कलेक्ट करना है? 1% फॉर अल्कोहल, स्क्रैप के लिए 1%, मिनरल के लिए 1%, टिम्बर के लिए 2.5% और तेंदू के लिए 5%। सर कौन कलेक्ट करेगा? आप फिर से इंडिविजुअल पकड़ो, एचयूएफ पकड़ो, लेसर देन 1 करोड़, लेसर देन 50 लाख का ग्रॉस रिसीट्स, इनके अलावा जो बच जा रहे हैं ये सबके सब टीसीएस कलेक्ट करेंगे। सर किससे कलेक्ट करेंगे? एवरी पर्सन से कलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट फॉर 3 लोग। सर जो भी लोग ना सर पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहल पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। सर उसके अलावा अगर कोई पीएसयू खरीद रही है तो पीएसयू से आप नहीं कलेक्ट करने वाले टीसीएस। और सर कहता है अगर सरकार खरीद रही, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपसे सामान खरीद रही है तो आपको उनसे भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? सर नो टीसीएस if resident buyer furnishes a declaration that product will be used in manufacturing। सर फॉर एग्जांपल ना मैंने सेल किया कोल फॉर एग्जांपल सर किसी लविश को सेल किया, सर लविश को अगर कोल सेल किया ना सर, कोल सेल करने में टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए 1% का। सरकार कहती है अगर ना इस पर्सन ने बायर ने डिक्लेरेशन दे दिया कि ये ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाला है, इस केस में ना मैं इसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करने वाला। सर टीसीएस नहीं कलेक्ट करने से मतलब है सर 206C1 का भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, उसके अलावा सर 206C1H का भी नहीं करना। सर कोई भी तरीके का टीसीएस आप नहीं कलेक्ट करने वाले। अगर सामने वाला सर कोई मिनरल कोर ले रहा है, मिनरल कोल या फिर कोई लिग्नाइट ले रहा है और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाला है, उससे किसी फॉर्म का टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। सर लेकिन क्या सामने वाले बायर के ऊपर सर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी, अगर वो 194 क्यू में फॉल करता है तो। 206C1 क्या कहता है? सर अगर कभी भी कोई आप लीजिंग पे दे रहे हो, सर लीजिंग पे दे रहे हो कितना? सर लीजिंग क्या दे रहे हो? सर टोल प्लाजा, माइंस या क्वायरी दे रहे हो, ध्यान देना। लेकिन मिनरल ऑयल माइंस को इंक्लूड मत करना। कभी भी आप लीज कर रहे हो ना सर, लीज में आप 2% अमाउंट टीसीएस कलेक्ट करने वाले हो। सर कौन कौन कलेक्टर होगा? कलेक्टर बोला फिर से आप इंडिविजुअल को पकड़ो, एचयूएफ को पकड़ो, लेसर देन 1 करोड़, लेसर देन 50 लाख टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स, इनके अलावा जो लोग बचते हैं सर वो कलेक्टर बन जाएंगे। किससे किससे कलेक्ट करेंगे? सर किसी पर्सन से कलेक्ट कर लो सर, लेकिन पीएसयू से बस मत करना, बाकी सबसे आप कलेक्ट कर सकते हो। 206C1F क्या बोलता है? सर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग, ध्यान से सुनना। सेल ऑफ मोटर व्हीकल करो, कभी भी आप मोटर व्हीकल सेल करोगे ना, जो कि सर किसको कर रहे हो? सर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हो या बिजनेस कंजम्पशन के कर रहे हो, लेकिन सर किसी ऐसे पर्सन को सेल नहीं करनी है आपको जो कि सर मैन्युफैक्चरर है या डीलर है। मैन्युफैक्चरर और डीलर के अलावा किसी को भी सेल कर रहे हो ना, आपको 1% ऑफ शोरूम प्राइस लेके चलना है और उस पे सामने वाले से टीसीएस कलेक्ट करना है। सर कलेक्टर कौन हो गया? फिर से वही इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर लेसर देन 1 करोड़ है या फिर ग्रॉस रिसीट्स लेसर देन 50 लाख से, इनके अलावा जो है वो सब। सर किससे कलेक्ट करने वाले हो? सर किससे भी कलेक्ट करोगे, लेकिन पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से मत करना। सर जब कभी भी आप मोटर व्हीकल बेचोगे ना सर, 1% टीसीएस कलेक्ट करने की आपको लायबिलिटी आ जाएगी ऑफ शोरूम प्राइस। सर क्या पर एनम में ट्रांजेक्शन देखना है? ना बाबू, पर गाड़ी देखना है, गाड़ी वाइज आपको ट्रांजेक्शन लेके चलना है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन एक एक गाड़ी का ऊपर जाता जाएगा 10-10 लाख के, आपको उस पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर अगर मान लो मैंने किसी मोटर व्हीकल बनाने वाले को बेचा या फिर सर मैंने किसी डीलर को बेचा, सर उस केस में क्या होगा? सर उस केस में 206C1H या फिर सर 194Q जो भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा ना सर, टीडीएस टीसीएस के वो वाले प्रोविजंस लग जाएंगे आपके ऊपर। सर 206C1F नहीं लगने वाला है। थोड़ा तेज हो रहा है दोस्त, रिवाइज कर रहे हैं ना, बुलेट स्पीड में रिवाइज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा तो चलेगा ना। 206C1G, सर अगर कभी मैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में 7 लाख या उससे ज्यादा जमा, 7 लाख या उससे ज्यादा इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा हूं ना, सरकार में से टीसीएस लेगी। सर टीसीएस कैसे लेगी? कहता है अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए रेमिट कर रहे हो ना तो 7 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं है, लेकिन अगर 7 लाख से जितना ऊपर भेजोगे ना उससे 5% टीसीएस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख भेज रहे हो तो जितना भी 7 लाख के ऊपर 3 लाख का अमाउंट है ना, इस 3 लाख पे 5% आपको टीसीएस देना पड़ जाएगा। सर टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा? सर ऑथराइज डीलर जो भी है ना फॉरेक्स का, वो कलेक्ट करने वाला है। ध्यान देना, अगर मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बाहर लोन भेज रहा हूँ, और लोन कहां से भेज रहा हूँ? सर एजुकेशन पर्पस के लिए रेमिटेंस भेज रहा हूँ। सर रेमिटेंस कहां से भेज रहा हूँ? सर सेक्शन 80E जो डिडक्शन वाला होता था ना, उसमें जो लोन दे रखा था सर, उस लोन से ले रखा है मैंने, उस लोन से मैं रेमिटेंस कर रहा हूँ। सरकार कहती है फिर आप 5% वाले को मत देखना सर, आप 0.5% का रेमको और 0.5% का आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा।
सरकार कहती है किसी और पर्पस के लिए भेजो। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में किसी भी और पर्पस के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना, कहते हैं 7 लाख तक ना, 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं। 7 लाख के बाद आपको देखना है क्या आपने रेमिटेंस सर 30/9/2023 के पहले किया क्या? क्या 30/9/2023 के पहले किया तो 5% टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। फिर लास्ट में कहता है अगर आपने 30/9/2023 के बाद किया है तो आपके ऊपर 20% से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अगर फर्स्ट पेमेंट किया सर एजुकेशन के लिए 2 लाख का, फिर मैंने हॉस्पिटल का पेमेंट किया 2 लाख रुपए का, फिर मैंने एजुकेशन का पेमेंट किया 3 लाख रुपए का, चौथा मैं हॉस्पिटल का पेमेंट कर रहा हूं सर 2 लाख रुपए का, सर टीसीएस की लायबिलिटी कैसे आएगी? सर आपको टोटल में देखना पड़ेगा क्या लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आपने 7 लाख एग्जॉस्ट कर लिया। एक बार 7 लाख एग्जॉस्ट कर लिया ना, उसका कोई टीसीएस नहीं। एक बार 7 लाख के ऊपर जो आप अमाउंट करोगे ना, फिर इसके बेसिस पे चेक करेंगे कि क्या बियॉन्ड सर कौन सा आपने पर्पस के लिए कर रखा है। अगर एजुकेशन के लिए कर रखा है तो 5%, एजुकेशन के लिए आउट ऑफ लोन कर रखा है तो 0.5%, या फिर सर अगर अदर पर्पस के लिए कर रखा है 30/9/2023 के पहले कर रखा है तो 5% और बाद में कर रखा है तो 20%। ऐसे आपको देख के चलना है। 7 लाख की लिमिट को आपको टोटलिटी में देखनी है, फॉर एजुकेशन एंड फॉर अदर पर्पस। आपको इस बात का ध्यान देके चलना है। सर अगर आप कोई ओवरसीज टूर पैकेज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल थाईलैंड जाने के लिए या मालदीव जाने के लिए या फिर सिंगापुर या स्विट्जरलैंड जाने के लिए अगर आपने टूर पैकेज खरीदा, सर अगर 7 लाख तक का पैकेज है ना, तो 5% टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन 7 लाख से बड़ा पैकेज है ना, तो ध्यान देना 30 सितंबर 2023 तक 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ना सर आपके लिए सीधे सीधा 20% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सरकार कहती है टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? कलेक्टर विल बी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज सेलर। जो भी प्रोग्राम पैकेज बेचने वाला है ना, वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करने वाला है। सर कहते हैं अगर किसी भी सेक्शन में टीडीएस कट गया ना, फिर इस सेक्शन में टीसीएस नहीं कटेगा। अगर किसी भी सेक्शन में टीडीएस कट गया आपसे, तो सर इस सेक्शन में टीसीएस नहीं कटने वाला। सर कहते हैं अगर कोई भी ना अगर ये कोई पेमेंट कर रहा है सर, कौन सर नॉन रेसिडेंट का पेमेंट कर रहा है। एक बार नॉन रेसिडेंट वैसे इंडिया का नहीं है, वो इंडिया में सिर्फ घूमने के लिए आया है और वापस अपने देश में रेमिटेंस करना चाह रहा है, या तुम उससे टीसीएस कैसे कलेक्ट कर सकते हो? सरकार कहती है कभी भी अगर ये कोई रेमिटेंस ना कोई नॉन रेसिडेंट कर रहा है ना, टीसीएस का इम्प्लीकेशन नहीं आ जाता। फिर लास्ट में कहता है अगर जो 7 लाख की लिमिट है ना लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की, आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस लेना है। यानी सर पहले पेमेंट आपने एजुकेशन के लिए किया, सर 7 लाख की लिमिट में यूज करना है। सेकंड पेमेंट आपने हेल्थ के लिए किया, सर आपको उसको भी 7 लाख में इंक्लूड करना है। जैसे ही 7 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, उसके बाद आपको देखना है कि आप एजुकेशन के लिए कर रहे हो तो 5%, अदर पर्पस के लिए कर रहे हो तो 5 या 20%, एज द केस में भी। ऐसा आपको देख के चलना है। सर 206C1H क्या बोलता है? अगर आप कभी भी सर सेल कर रहे हो गुड्स का, सर कोई भी सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो ना, सर सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो तब जब आपका ना सर टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा का था। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, और सर आप सेल कितने कर रहे हो? ग्रेटर देन 50 लाख ही कर रहे हो। जितना भी अमाउंट आप 50 लाख से ज्यादा बेच रहे हो ना, जितना भी अमाउंट आप 50 लाख ज्यादा बेच रहे हो, उसकी पेमेंट रिसीव करते टाइम आपको सर 0.1% आपको टीसीएस कलेक्ट करके चलना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। सर ध्यान देना कलेक्टर कौन होगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी को बेचोगे ना सर, आपको टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। सर अगर सामने वाले बायर ने अपना पैन फर्निश नहीं करा तो 1% से टीसीएस काट के चलना है। सर हमने एक बात की थी सर 194Q और सर 206C1H दोनों में आपस में क्लैश हो गया तो कौन जीतेगा? सरकार कहती है टीडीएस के प्रोविजन इस केस में जीत जाएंगे। सुनना ध्यान से, यही चीज यहाँ कह रहा है। सर अगर 194Q दोनों लग गया, सर एक बात बताना सर, अगर 194Q लग गया, 194Q क्या होता है सर? सेल ऑफ गुड्स में अगर बाय कर रहे हो गुड्स और गुड्स में बायर को टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है 0.1%। सर यहाँ पे कह रहा है, या फिर एक और लग रहा है 206C1। सर इसमें क्या होता है सर, अब कोल सेल कर रहे हो, एल्यूमिन सर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रहे हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट तेंदू लीव्स ये सब बेच रहे हो। सर इस केस में टीसीएस कलेक्ट करना है। सर इन दोनों में से कौन ओवरराइड करेगा? सरकार कहती है पहले टीसीएस का ये वाला प्रोविजन ओवरराइड करेगा, फिर टीसीएस का ये वाला प्रोविजन, टीडीएस का ये वाला प्रोविजन ओवरराइड करेगा, फिर लास्ट में ना फिर 206C1H ये सबसे लास्ट में इफेक्ट देता है। सबसे पहले आपको ये वाला टैक्सेशन सेक्शन देखना है जो भी तेंदू लीव्स का है या फिर अल्कोहल वाला या कोल वाला है। उसके बाद आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से टीडीएस देखना है, फिर बाद में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस देखना है, अगर एक ट्रांजेक्शन में तीनों कवर हो रहे हैं तो। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर समझ में आ गया सर। इससे रिलेटेड भूला सीरीज में आपको बहुत शानदार कवरेज मिल जाएगा। भूला सीरीज में मैंने पूरा सीक्वेंस दे रखा है किस टीडीएस का प्रेफरेंस किसके ऊपर आता है। आपको फिर देखना है सर, अगर आपको पैन फर्निश नहीं किया गया, सर अगर पैन फर्निश नहीं किया, हायर रेट से टीसीएस कैसे कलेक्ट करेंगे? सरकार कहती है अगर ना कलेक्टी ने अपना पैन फर्निश नहीं किया सर, तो आप क्या रेट लेने वाले? सरकार कहती है ट्वाइस द रेट ले लेना, ट्वाइस द रेट ले लेना ऑफ द रिस्पेक्टिव सेक्शन, या 5% एज द केस में भी, विच एवर इज हायर लेना। ट्वाइस द रेट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेक्शन या फिर 5% विच एवर इज हायर। लेकिन ध्यान देना 206C1H के लिए ना 1% ही लेके चलना, यही होगा हायर, इससे ज्यादा आप नहीं काटने वाले। विच एवर इज हायर बनेगा सर मैक्सिमम 20% ही होने वाला, इससे ज्यादा नहीं होने वाला।
सर सर प्रीवियस ईयर 23-24 में खड़े होके प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर कोई एसएससी है और सर उसने प्रीवियस ईयर 21-22 सर 21-22 प्रीवियस ईयर 20-21 और सर प्रीवियस ईयर 19-20 3 साल का रिटर्न नहीं फाइल किया, तीनों साल का रिटर्न नहीं फाइल किया, तो सर किसी भी साल में ना टीडीएस टीसीएस क्रेडिट सर ग्रेटर देन 50,000 रुपए का है ना सर, उस केस में भी सर उसका टीसीएस हायर रेट से कलेक्ट करना पड़ेगा। किस रेट से कलेक्ट करना पड़ेगा? सरकार कहती है ट्वाइस द रेट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेक्शन या 5% एज द केस में भी व्हिचएवर इज हायर आपको लेना पड़ेगा। सर अगर कभी भी इन दोनों में क्लैश होता है, सर होगा नहीं क्लैश, कभी भी क्लैश होता है ना, सेक्शन कहता है कि जो भी हायर रेट प्रिस्क्राइब करता है ना, उस रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करते चलना है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? सर अगला पॉइंट सर टीसीएस पेमेंट की ड्यू डेट कौन सी होती है? सर सरकार कहती है कि 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको टीसीएस का पेमेंट कर ही देना है। उसके अलावा सर कहता है अगर कभी भी आपने लेट डिपॉजिट किया सर, लेट कलेक्ट किया और लेट डिपॉजिट किया सर, उस केस में 1% पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ सर डेट लगेगा। जिस दिन कलेक्ट करना चाहिए था वर्सेस जिस दिन कलेक्ट किया, या जिस दिन पेमेंट कर देना चाहिए था वर्सेस जिस दिन पेमेंट किया, सर 1% के हिसाब से आपके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा। सर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होती है? सर जो 30 जून को क्वार्टर एंड होता है ना, आपको 15 दिन दे दिए इस केस में, 15 जुलाई तक फर्निश कर दो। तो 30 सितंबर क्वार्टर एंड होता है ना, इसके लिए बोलता है सर 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया, यहाँ पे 15 दिन दिया आपको। सर 30 दिसंबर में भी आपको 15 दिन दिए, कहा 15 जनवरी तक फाइल कर दो। और फिर सर लास्ट में कहता है आपसे, लास्ट में कहता है कि अगर 31 मार्च को अगर आपने कोई जो क्वार्टर एंड हो रहा है सर, उसके लिए 45 डेज दे दिए, आपको 15 मई तक आपको रिटर्न फाइल करके चलना है। सर अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो लेट फीस कितनी लगाएंगे? कहता है 200 रुपीज पर डे की लेट फीस लगाएंगे। उसके अलावा सर अगर आपने 1 साल तक रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपके ऊपर लेट फीस के अलावा पेनल्टी भी लगाई सकती है। पेनल्टी कितनी? 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इतना था दोस्त हमारा टीडीएस टीसीएस का पोर्शन। सर इसके बाद अपने को क्या देखना है? सर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांस टैक्स का प्रोविजन देखने अपने। एडवांस टैक्स की प्रोविजनिंग देखने से पहले अपने को 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सर एडवांस टैक्स होता है क्या? एडवांस टैक्स वो होता है जो कि प्रीवियस ईयर में आप टैक्स भर रहे हो। तो असेसमेंट ईयर का टैक्स जो आपको असेसमेंट के टाइम पे भरना चाहिए या आईटीआर के टाइम पे सेल्फ असेसमेंट भरना चाहिए, सर आप वो प्रीवियस ईयर में भर दे रहे हो, उसको एडवांस टैक्स कह देते हैं। सरकार कहती है एडवांस टैक्स को कैसे भरना है आपको? जो भी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है ना, जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, उस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का आपको एडवांस टैक्स भरते चलना है। सर कितना-कितना कब-कब भरना है एडवांस टैक्स? सरकार कहती है आपका जितना भी टोटल टैक्स पेबल आता है ना, माइनस जितना टीडीएस कटा हुआ है सर उसको माइनस कर दो। माइनस सर जितना भी आपके पास रिलीफ है सर, सेक्शन 89, 90, 91 जो भी रिलीफ है ना उसको माइनस कर दो। सर माइनस कर दो, जितना भी आपके पास मैट क्रेडिट बच रहा है ना, जितना भी आपको बैलेंस टैक्स बच रहा है ना सर, इसको आप एडवांस टैक्स मानो। इसका कुछ-कुछ हिस्सा आपको हर क्वार्टर में भरते चलना है। सरकार कहती है 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, सर प्रीवियस ईयर की 15 जून तक ना आपको जितनी भी एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी है ना, उसका आपको भरते चलना है। सर कहता है कि 15 सितंबर तक ना आपको कम से कम 45% तक की एडवांस टैक्स लायबिलिटी भर देनी है। सर इस 15% में ना आपको 3% का क्वेश्चन दिया गया है। 3% का क्वेश्चन मतलब सर अगर 15% आपको भरने के लिए बोला गया और आपने सर 3% कम भरा, यानी 12% तक भी भर दिया ना, तो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। फिर कहता है 45% एडवांस टैक्स आपको भरना चाहिए था सेकंड क्वार्टर में 15 सितंबर तक। सरकार कहती है अगर आपने 36% तक भर दिया ना, तो भी हम आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, हम आपकी लायबिलिटी को पूरा मानेंगे। सर 15 दिसंबर को बोलता है 75% ऑफ द एडवांस टैक्स आपको डिपॉजिट कर देना है, और लास्ट में 15 मार्च को कहता है सर 100% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको डिपॉजिट कर देनी है। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सर कहता है अगर 15 मार्च तक आप फर्निश नहीं करते ना, तो आपका लेट एडवांस टैक्स माना जाएगा, लेकिन 31 मार्च तक अगर आप जो भी पेमेंट करते हो ना सर, वो माना तो एडवांस टैक्स जाएगा, क्योंकि आप एडवांस में ही पे कर रहे हो, तो उसको भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। सर कहता है एडवांस टैक्स लायबिलिटी 3 केसेस में नहीं आती। सर कब कहता है? सर कहता है कोई भी जो सीनियर सिटीजन है ना, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, मैंने क्या बोला, सीनियर सिटीजन 60 प्लस वाले जिनकी पीजीबीपी इनकम नहीं, अदर सोर्सेज की, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, ये सब इनकम है ना सर, उसमें एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं। प्लस सर कहते हैं जिसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी ना सर एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 तक की है सर, उसके ऊपर भी एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं। और तीसरा कहता है अगर जो भी पर्सन 44 एडी ऑप्ट करते हैं ना, उनको साल में सिर्फ एक किस्त एडवांस टैक्स की भरनी है, वो भी 15 मार्च को। 100% उनको एक ही बार में भर के चलना है। सर उसके अलावा सर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है अगर कभी भी आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट में डिले किया, तो सर उसके लिए ना आपको इंटरेस्ट लगेगा। सबसे पहले हम 234C का इंटरेस्ट बोलेंगे। सर आपको हर 15 तारीख को एडवांस एडवांस टैक्स भरना चाहिए था ना। एक बात बताओ, 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को, 15 मार्च को एडवांस टैक्स भरना चाहिए था ना। 15%, 45%, 75%, 100% भरना चाहिए था ना। सरकार कहती है तुमने जितना कम भरा, 15% से जितना शॉर्टफॉल भरा ना तुमने, उस पे तुमसे 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट लेते चलेंगे। सरकार कहती है क्वार्टर 1 में 15% ऑफ द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जितनी भी थी ना आपकी, उसका भर आप निकालोगे। उसमें जितना आपने भर दिया उसको माइनस कर दोगे। सर इस पे 3% आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। 1% फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 3% लगा दिया जाएगा। सर क्वार्टर 2 में क्या कहता है? आपको 45% भर देना चाहिए था ना ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। आपने टोटल में कितना भरा माइनस कर दो, उस पे 3% लगा दो, उतना आपके ऊपर
उतना आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा क्वार्टर 2 का। क्वार्टर 3 का भी सेम टू सेम चलता है कि 75% आपको भर देना चाहिए था ना, माइनस कितना भरा टोटल में आपने इंटू 3% कर दो। और सर लास्ट में कहता है कि 100% भर देना चाहिए था ना, 100% में से आपने कितना भरा उसको 1% कर दो, क्योंकि सर लास्ट क्वार्टर का 15 मार्च से लेके सिर्फ 31 मार्च तक लगता है। लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको सिर्फ 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का लगता है, इसलिए यहाँ सिर्फ 1% रहता है, बाकी सब जगह 3-3% लेके चलना होता है आपको। सर कहता है उसके अलावा सर 31 मार्च तक का तो आपसे इंटरेस्ट ले लिया। फिर सर आप 31 मार्च पे खड़े हो जाओ, 31 मार्च को जितनी भी आपकी बैलेंस एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी, तो जितना भी टैक्स पेबल था, उसमें से आपने टीडीएस माइनस कर दिया, उसमें से आपने रिलीफ माइनस कर दी, उसमें से सर आपने मैट का क्रेडिट माइनस कर दिया, उसमें सर आपने 31 मार्च तक जितना एडवांस टैक्स पेड एंड एडवांस टैक्स पेड उसको माइनस कर दिया। जो बैलेंस आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा ना, बैलेंस एडवांस टैक्स जितना भी आपका बचा हुआ है ना सर, उस पे आपको सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसमें? सेक्शन 234 बी में आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। जितनी भी आपकी एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी ना सर, उस पे आपको भरना पड़ जाएगा इंटरेस्ट। इसको आपको ध्यान देके चलना है। उसके अलावा से जितनी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बच रही थी ना आपके पास 1 अप्रैल को, उस पे सर रेट कितना माइनस करोगे? सर उस पे 1% माइनस करने वाले हो। 1% पर मंथ के हिसाब से रेट लेने वाले हो। और सर कब तक लेने वाले हो? 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से आपने ड्यू कर रखा है ना सर, आप कब तक लेने वाले हो इंटरेस्ट? सर जिस दिन तक आप उस एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। अगर एक्चुअल रिटर्न फाइल करते टाइम आप कर रहे हो सर बिलेटेड रिटर्न तक ही रेट लोगे। जिस दिन आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दोगे ना, जिस दिन सेल्फ असेसमेंट के रूप में आपने उस एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया ना, आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। इसको कहते हैं 234 बी का इंटरेस्ट। 234 ए का इंटरेस्ट क्या बोलता है? सर अगर आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले किया, अगर रिटर्न फाइलिंग में डिले किया तो जितना भी आपने शॉर्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा हुआ है, यानी सेल्फ असेसमेंट टैक्स जितना आपने कम भरा हुआ है ना, आपसे उस पे टैक्स लगाएंगे। सरकार क्या बोलती है? 234 ए का इंटरेस्ट कब से लगेगा? अनपेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में लगता है। इंपॉर्टेंट वर्ड पता क्या? सेक्शन बोलता है इंटरेस्ट इन डिले इन रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग में जितना डिले किया ना, उस पे टैक्स लगाएंगे, उतने दिन के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन सर टैक्स लगाएंगे किसपे? जितना भी आपने अनपेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स रखा हुआ है। सर अनपेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? आरओआई के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट माइनस कर दो। उसके अलावा सर उसमें जितना भी 91 की रिबेट है, रिलीफ है, माइनस कर दो। फिर एडवांस टैक्स जितना पे किया माइनस कर दो। ये आपका अनपेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। इसको 1% के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। कब तक लगाएंगे? जिस दिन आपने सर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था ना, 31 जुलाई हो गया, 31 अक्टूबर, उस दिन से लेंगे सर। उसके बाद कब तक लेंगे? जब तक आप एक्चुअल फाइलिंग कर रहे हो। यानी सर अनपेड पीरियड के लिए आप पे रिटर्न टैक्स लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है सर, लेकिन कितने अमाउंट पे लेते हैं? अनपेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे। एक बात बताओ, अगर अनपेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स 0 है तो सर उस केस में इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा? सरकार कहती है डॉक्टर प्रणॉय रॉय के जजमेंट में ऐसा निकला था कि 234 ए का इंटरेस्ट उस केस में नहीं लगने वाला, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया है तो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 234 ए का इंटरेस्ट आपके ऊपर तब भी लगाया जाएगा अगर आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया। 234 ए का इंटरेस्ट कब तक लगाया जाएगा? जब तक आपका 144 का असेसमेंट कंप्लीट ना किया जाए। लास्ट में सर कहता है, लास्ट में सर 234 जो बी का इंटरेस्ट है ना, 234 बी का इंटरेस्ट सर कौन सा इंटरेस्ट? सर आपको कब तक? एक अप्रैल से लेके टू द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अप टू द डेट ऑफ पेमेंट आपका जो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट था ना, इस इंटरेस्ट में ना अगर आपने 90% ऑफ द एडवांस टैक्स भर रखा है ना, 90% ऑफ द एडवांस टैक्स भर रखा है ना 1 अप्रैल तक, तो फिर आपके ऊपर ना सर 234 बी का इंटरेस्ट नहीं लगाने वाले। उसके अलावा सर कहता है अगर आपकी विनिंग इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, पीजीबीपी की इनकम फर्स्ट टाइम आ रही, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपकी पीजीबीपी की या विनिंग की या फिर कैपिटल गेन की इनकम है ना सर, ये अगर इनकम आपको पता नहीं होती तो आप इस पर एडवांस टैक्स भरोगे कैसे? और अगर नहीं भरोगे तो आपसे इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। सरकार कहती है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ना हम इन इनकम को उस क्वार्टर में से हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या? सुनना ध्यान से, हुआ क्या? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बड़े फोकस से सुनना। सर 15 जून को मेरी एस्टिमेटेड इनकम 1 करोड़ रुपए थी। एस्टिमेटेड इनकम 1 करोड़ थी। इसका 15% मैंने निकाला, इनकम 15% निकाला, 15 लाख रुपए की इनकम। इसमें मैंने जितना भी रेलेवेंट टैक्स था 4 लाख रुपए का मैंने भर दिया। इसमें जितना भी रेलेवेंट टैक्स था मैंने भर दिया। सर लेकिन 30 जून को मेरे साथ क्या हुआ? 30 जून को मेरे साथ कैपिटल गेन हो गई। मेरे पास कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन कितना हुआ? मान लो 1 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया। सर जब एक्चुअल एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी तो मेरे लिए कैसे कैलकुलेट होगी? 15 जून को सरकार तो बोलेगी कि तुम्हारी 2 करोड़ की साल भर की इनकम थी, 2 करोड़ की साल भर की इनकम थी, उसमें 15% तुमको भर देना चाहिए था। 15% की 15% इनकम मानोगे तो 30 लाख रुपए तुमको भर देना चाहिए था। 30 लाख में तुम टैक्स निकालोगे तो 8 लाख भर देना चाहिए था। लेकिन तुमने भरा कितना? 4 लाख रुपए। सर लेकिन दिक्कत क्या हुई यहाँ पे? सर जिस दिन आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट करे उस दिन तो मेरे को पता ही नहीं था ना। जिस दिन सर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करे उस दिन तो पता ही नहीं था ना कि मेरी कैपिटल गेन की इनकम होने वाली है। सरकार कहती है कैपिटल गेन की इनकम नहीं पता होने वाली थी ना, तो जब आप एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करोगे ना सर, इसमें आप माइनस कर दोगे जितनी भी आपकी कैपिटल गेन की या फिर सर कोई विनिंग्स की इनकम है या फिर फर्स्ट टाइम पीजीपी की इनकम है ना, इसमें से माइनस कर दोगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल हमने क्लास में कर रखा था, उसको भी एक बार रेफर कर सकते हैं। वो क्लास भी अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं उसको भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। उसके अलावा सर उसके बाद कहता है कि सर 234 बी 234 ए
पार्ट 3 सेक्शन 3 का एक इंटरेस्ट रहता है। सर इंटरेस्ट क्या रहता है? सर अगर आपने 148 का रिटर्न लेट फाइल किया, 148 का रिटर्न लेट फाइल किया या फिर सर फाइल ही नहीं किया, उस केस में क्या होगा? सर कहता है अगर 148 का रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो ना सर, जितना भी आपका टैक्स पेबल था सर एज़ पर 148, एज़ पर सेक्शन 148 जो भी आपका टैक्स पेबल था, माइनस जितना भी 143 1 का आप इंटर टैक्स भर चुके हो, सर जितना बैलेंस टैक्स था ना, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सर कब तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा? सर लास्ट डे टू फाइल रिटर्न, लास्ट डे टू फाइल रिटर्न से लेके सर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सर उस दिन तक हम आपको ऐसे इंटरेस्ट लेंगे अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो। सर लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो क्या करेंगे? सर लास्ट डेट टू फाइल रिटर्न से लेके हम कहां तक ले जाएंगे? सर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक का इंटरेस्ट लगा देंगे। इतना सा कहता है। सर कितने परसेंट से? 1% पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ। क्या ऐसा क्वेश्चन है? एक भी क्वेश्चन आपके बुक में नहीं मिलने वाला। 234 बी पार्ट 3 सेक्शन सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सर अगर आपका सर 147 में कोई असेसमेंट होता है ना, तो 147 असेसमेंट में जितना भी आपके ऊपर पेबल निकलता है टैक्स, उस पेबल टैक्स को, पेबल टैक्स पे आपको एडवांस टैक्स भी भरना चाहिए था। आपको एडवांस टैक्स भी भरना चाहिए था। सरकार कहती है एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा। सर एडवांस टैक्स इतना भरना पड़ेगा 1%। सर 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके आपको सर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट उतने अमाउंट पे आपको एडवांस टैक्स भी भरना पड़ जाएगा। सर फिर कहता है अगर कभी आपने रिटर्न फाइल किया, 10 लाख का आपको रिफंड दे दिया गया, 10 लाख का रिफंड दे दिया गया, लेकिन सर रिफंड आपको मिलना नहीं चाहिए था, आपका रिफंड कम होना चाहिए था, आपको रिफंड सिर्फ 5 लाख का ही मिलना चाहिए था। सरकार कहती है जिस दिन से आपको रिफंड मिला ना, वर्सेस जिस दिन तक आप माइनस कर देते हो ना, उस दिन तक पर मंथ के हिसाब से 0.5% आपसे ब्याज ले लेगी सरकार, अगर आपको एक्सेस रिफंड दे दिया गया है तो, जब तक आप वापस नहीं कर देते। सर 234 ई हमने टीडीएस वाले चैप्टर में ऊपर पहले कवर कर लिया। उसके अलावा सर 234 एफ में क्या कहता है कि सर अगर कभी भी आपने रिटर्न फाइलिंग में डिले किया, अगर आपने कभी भी रिटर्न फाइलिंग डिले किया, या यूं बोलूं सर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन सर 139 4 में आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, सर आपके ऊपर 5,000 रुपए की लेट फीस लगाई जाएगी अंडर सेक्शन 234 एफ। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम सर, अगर टोटल इनकम सर अप टू 5 लाख रुपए, अप टू 5 लाख रुपए, तो ये जो 5,000 का अमाउंट है ना, ये 5,000 का अमाउंट आपके लिए 1,000 रुपए का अमाउंट बन जाएगा। उसके अलावा 234 एच कहता है कि सर अगर कभी भी आपने आधार को पैन से लिंक नहीं करा है, तो आप आराम से लिंक करा सकते हो। अगर 31 मार्च 2022 से पहले लिंक करा रहे हो, सर कोई फीस नहीं लगने वाली। अगर सर 30 जून 2022 से पहले करवा रहे हो, सर 500 रुपए की लेट फीस लगेगी, और उसके बाद सर 1,000 रुपए की लेट फीस आपके ऊपर लगती चली जाएगी। सर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ना था सर रिफंड का। रिफंड क्या कहता है? अगर एक्चुअल टैक्स पेड इज मोर देन सर आपका टैक्स पेबल, सर मान लो अगर एक्चुअल टैक्स जितना भी पेड है, जितना भी सर एक्चुअल टैक्स हमने पे कर दिया सर वो ज्यादा है, लेकिन कम टैक्स पेबल होना चाहिए था ना, उस केस में आपको रिफंड जो मिलेगा ना, उस पे इंटरेस्ट मिलने वाला होता है। सर होता क्या, सिंपल सी बात, अगर एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है, अगर एडवांस टैक्स और टीडीएस आपने ज्यादा पे कर दिया है, सर उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। सर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 0.5% पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें एक छोटा सा किस्सा है। सर किस्सा क्या कहता है? किस्सा क्या कहता है, अगर रिटर्न आपने टाइम पे फाइल कर दिया तो, रिटर्न फाइल्ड ऑन टाइम, रिटर्न फाइल्ड ऑन टाइम, रिटर्न नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, रिटर्न नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। सर सरकार कहती है कि दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया, उस केस में क्या करेंगे? जितना भी टीडीएस और टीसीएस या एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट है ना, उसको सर कब से देंगे? 1 अप्रैल से लेके तब तक देंगे सर, डिसबर्समेंट तक आपको दे देंगे, डिसबर्समेंट तक। सर लेकिन जितना भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स का इंटरेस्ट है ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का इंटरेस्ट है ना सर, या तो पेमेंट ऑफ टैक्स आप पकड़ लो, या तो सर रिटर्न फाइलिंग की डेट पकड़ लो, विच एवर इज लेटर है सर, इस डेट से लेके आप कब तक देंगे सर? डिसबर्समेंट तक की डेट का इंटरेस्ट देने वाले हैं। पेमेंट की डेट से या डिसबर्समेंट की डेट से सर आपको इंटरेस्ट देने वाले हैं। सर अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया ना, सरकार बोलती है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई जिस दिन है ना सर, उस दिन से लेके सर डिसबर्समेंट तक का आपको इंटरेस्ट देने वाले हैं 0.5% पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। If actual tax paid is more than tax payable, then SSC is entitled to claim refund। सर उस पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा सर, टीडीएस और टीसीएस एडवांस टैक्स, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 0.5% पर मंथ, पार्ट देयर ऑफ डिपार्टमेंट देगा। सर देखना, ध्यान देना सर, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कब, कैसे कैसे क्या कैलकुलेट किया जाएगा? अगर रिटर्न आपने ड्यू डेट में फाइल कर दिया, अगर रिटर्न ड्यू डेट में फाइल कर दिया तो 1 अप्रैल से लेके आपको टिल द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द रिफंड आपको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। सेकंड चीज कहता है कि अगर आपने रिटर्न को ना सर लेट फाइल किया है, सर अगर आपने रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया हुआ है, उस केस में आपको इंटरेस्ट कब तक दिया जाएगा? डेट ऑफ फाइलिंग से पकड़ोगे सर ग्रांट ऑफ रिफंड तक। सर अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे ना तो आपके रिफंड को होल्ड पे डाल सकती है। अगर आपकी कोई पुरानी प्रायर डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है सर, आपको होल्ड पे डाल सकती है रिफंड। और सेकंड चीज कहती है कि अगर उसको लगता है ना कि आपको रिफंड देने से रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा, सर आपका रिफंड तब भी होल्ड पे डाल सकती है। दोनों चीजों का ध्यान देने के बाद ही आपको रिफंड दिया जाएगा। सर कहता है अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स से आपको रिफंड मिलना है तो सर पेमेंट ऑफ टैक्सेस की डेट पकड़ो, या फिर सर रिटर्न फाइलिंग की डेट पकड़ो। सर दोनों में से जो लेटर वाली डेट है ना, उस लेटर वाली डेट से सर डिसबर्समेंट तक की डेट तक का आपको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। सर फिर उसके अलावा कहता है जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है ना, टैक्स लायबिलिटी जितनी भी थी ना, जितना भी आपकी टैक्स लायबिलिटी पेड थी ना, इसका 10% पकड़ो। अगर रिफंड अमाउंट इससे कम है ना,
अगर रिफंड अमाउंट इससे कम है ना सर, उस केस में आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। रिफंड अमाउंट हैज़ टू बी मोर देन 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी और टैक्स डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1) या फिर रेगुलर असेसमेंट, जो भी रेगुलर असेसमेंट के अकॉर्डिंग या फिर सर 143(1) के अकॉर्डिंग जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी पेबल आ जाती है ना, उस टैक्स लायबिलिटी का 10% ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा नहीं होता तो आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाता। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टीडीएस टीसीएस चैप्टर। मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा लंबा खींचूंगा, बट आई डोंट नो, कंट्रोल ही नहीं हुआ मेरे से, अपने आप ये भी जल्दी खत्म हो गया। तो ठीक है, आपके लिए बढ़िया है। लगभग-लगभग 1 घंटा 25 मिनट में पूरा टीडीएस चैप्टर हमने कवर कर लिया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है? आपको ज़रूरत लगे वापस स्किप कीजिए, कोई डाउट आता है मेरे से पूछ लीजिए। बुक कहाँ मिलने वाली है आपको? बुक मिलने वाली है सीधे-सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आई, उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये बुक की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगी, पूरा पीडीएफ मैंने डाल रखा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम बुक पे, टेलीग्राम चैनल पे। ऑल्सो सर उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक आपको पहले से यूट्यूब पे वो मिल जाए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और एनर्जी के साथ और ज़्यादा स्पिरिट के साथ, और फिर उसको भी अच्छे से टैकल कर लेंगे। सी यू सून, एन्जॉय स्टडीइंग।